सदस्य और हेलो। हाँ, आ रही आवाज आ रही है आपकी, आप बोलो, कंटिन्यू। ठीक। आदरणीय श्री अभिषेक जैन दिल्ली और सी शशिकांत चंद्राकर सेक्रेटरी CIRC, इन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने, और खास तौर पे अभिषेक जैन जी को, कि वो हमें टैक्स ऑडिट से रिलेटेड, जो कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण विषय है और जिसमें अभी सबसे ज्यादा आवश्यकता हमें है, उस पर वो आप हमें अपने विचार रखकर अनुग्रहित करेंगे। और इस वेबिनार में उपस्थित सभी छिंदवाड़ा, बालाघाट, आसपास के क्षेत्र के सभी सदस्यों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जितनी मात्रा में या जितने सदस्य हम एकत्रित करेंगे, वेबिनार हमारी उतनी सफल होगी और साथ में ऐसे आयोजन करने के लिए हमें और प्रेरणा और ऊर्जा मिलती रहेगी। इसी के साथ मैं सचिन को बोलता हूं कि वो आगे की प्रोग्राम जारी रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कन्वीनर सर। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और हमारे जो अतिथि द्वय हैं उनके स्वागत भाषण के लिए मैं हमारे साथ जुड़े हुए बालाघाट, मंडला और नरसिंहपुर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। इससे पहले मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, कृपया आप सभी से निवेदन है कि अपना माइक कृपया म्यूट रखें, अन्यथा थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न होता है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया अपना माइक आप लोग म्यूट रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बालाघाट से CA पंकज अग्रवाल सर को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और अतिथियों का स्वागत करें। मैं पंकज अग्रवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बालाघाट CP चैप्टर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे जो आज के प्रमुख वक्ता हैं CA अभिषेक जैन जी, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं अपने सभी मेंबर्स जो बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, मंडला के, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वेबिनार को अंत समय तक ज्वाइन कर रखें, जिससे हमको जो टैक्स ऑडिट की जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हम सॉल्व कर सकेंगे। आदरणीय चंद्रकांत सर का भी मैं स्वागत करता हूं। चंद्रकांत सर के साथ तो मैं पर्सनली मिल चुका हूं और कोशिश करता हूं और उन्हें अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि वो जो अभी कमिंग CIRC इलेक्शन आ रहे हैं उसमें वो जीतें और हमारे क्षेत्र को रिप्रेजेंट करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल सर। इसके बाद मैं मंडला से हमारे साथ जुड़े हुए धीरज अग्रवाल सर को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और स्वागत हमारे अतिथियों का करें। सभी को नमस्कार। मैं मंडला से धीरज अग्रवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब चूंकि समय आ गया है, अब 15 सितंबर से मैडम ने बोल भी दिया है कि साइट प्रॉपर चलने लगेगी, तो अब टैक्स ऑडिट के संबंध में हम सबको जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं उसके संबंध में जानकारी आवश्यक हो गई है। तो मैं दिल्ली से हमारे अभिषेक जैन सर जी का स्वागत करता हूं, और जो भी ये चैप्टर मंडला जो मिड सिटीज हैं उसके लिए कि ये प्लेटफॉर्म जो छिंदवाड़ा चैप्टर ने बनाया है ये बहुत अच्छा है, अच्छा प्रयास है, जिससे हम लोग कम से कम इस मार्फत जुड़ तो पा रहे हैं और जो भी अपनी कठिनाइयां हैं उनको शेयर कर पा रहे हैं। और तो मैं स्वागत करता हूँ अभिषेक जैन सर का जो, और अपने चंद्राकर सर का कि जिनने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की, उसके लिए धन्यवाद। बहुत शुक्रिया धीरज अग्रवाल सर। इसके बाद मैं नरसिंहपुर से हमारे साथ जुड़े हुए आदरणीय CA आलोक महाजन सर को आमंत्रित करूंगा कि वे अतिथियों का स्वागत करें। आलोक सर। नरसिंहपुर से हमारे साथ जुड़े हैं CA आलोक महाजन सर। आप हैं, आप जुड़े हुए हैं सर यहाँ पर? आलोक सर, आवाज आ रही है मेरी आपको? नहीं आ रही आप? CA आलोक महाजन सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सर का ऑडियो जो है वो नहीं कनेक्ट हो पाया है अभी, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और
सेमिनार को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं छिंदवाड़ा सीपी चैप्टर से इंट्रोडक्टरी रिमार्क के लिए सीए राजेश सर को आमंत्रित करता हूं और आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि ये जो वेबिनार छिंदवाड़ा सीपी चैप्टर कर रहे हैं, इस सारे वेबिनार के जो कमेटी है उसे लीड हमारे राजेश सर करते हैं। उन्हीं के माध्यम से ये वेबिनार हम कर पा रहे हैं। तो ऐसे जुझारू और सभी को साथ में लेकर चलने वाले राजेश साहू सर को मैं आमंत्रित करता हूँ इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स के लिए। सर आइए। राजेश सर। शायद मेरी आवाज राजेश सर तक नहीं पहुंच पा रही है। राजेश जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं क्या? राजेश सर नहीं दिख रहे हैं अभी। आ गए राजेश जी दिख रहे हैं। राजेश सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सीए राजेश साहू सर, आप तक मेरी आवाज अगर पहुंच रही है तो कृपया सूचित करें। सर, राजेश साहू सर, आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है? आप मुझे दिख रहे हैं पर आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। राजेश सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, अब आई। अब मेरे यहाँ कुछ इशू हो गया था लगता है नेट का। मेरी आवाज आ रही है? मैं आपको सुन पा रहा हूँ सर। प्लीज आप आमंत्रित हैं सर इंट्रोडक्टरी रिमार्क के लिए। ओके, थैंक यू। छिंदवाड़ा सीपी चैप्टर की तरफ से मैं पहले तो इस आयोजन के लिए सबका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे आदरणीय अभिषेक जी दिल्ली से, जो हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनका हम बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। और इंतजार ये कर रहे थे कि निर्मला सीतारमण जी जैसे ही ग्रीन सिग्नल देंगी और सबसे पहले हम उनके बजाय अभिषेक जी को इनवाइट करेंगे, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी के या हमारी सीबीडीटी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो तो केवल इंस्ट्रक्शन देती है और काम कैसे करना है ये तो हमें अभिषेक जी ही बता सकते हैं। अभिषेक जी, आपका हार्दिक स्वागत है छिंदवाड़ा सीपी चैप्टर में। मैं हमारे CIR से सी के सेक्रेटरी आदरणीय शशिकांत चंद्राकर जी का भी तहे दिल से स्वागत करता हूं कि वे हमारे बीच में हैं। और चूंकि उनकी सहायता इतनी सुलभ तौर पे अवेलेबल रहती है कि सबसे पहले फोन मैंने उन्हीं को किया कि साहब मुझे टैक्स ऑडिट पे सेमिनार करना है और चेहरा मुझे अभिषेक जी चाहिए। तो शशिकांत जी ने बस 2 दिन में तैयारी करके मुझे मैसेज किया कि बात हो गई है और वो आ रहे हैं। तो हमने कहा चलिए ये एक हमारी बड़ी अच्छी बात हो गई। और मैं शशिकांत जी को और अभिषेक जी को थोड़ा सा एक इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा हमारे चैप्टर से कि छिंदवाड़ा सीपी चैप्टर में ऑफिशियली 80 के आसपास मेंबर हैं। प्रैक्टिसिंग करीब 30-35 मेंबर्स हैं। इसके अलावा हमारे जो नियर बाई टाउन हैं, जिनको हम ये मान के चलते हैं कि वो छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, बैतूल, मंडला, नरसिंहपुर, करेली, गाडरवारा, हम ये मान के चला करते हैं कि ये एक ही शहर है। जहाँ तक हमारे एकेडमिक होने का सवाल है कि जब हम बात करते हैं कोई सेमिनार कराने की, तो हम ये मान के चलते हैं ये 8-10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, इनका एक पूल बना के हम सेमिनार आयोजित करें, ताकि एट ए टाइम हम सबको एक साथ लेकर। और इवन एक अच्छी बात ये बता दूं कि आज जो ज्वाइनिंग है वो भोपाल से भी है, इंदौर से भी है, इवन अमरावती, गोंदिया, नागपुर, यहाँ से भी काफ़ी मेंबर ज्वाइन कर रहे हैं। तो चूंकि जो बातें यहाँ आने वाली हैं वो तो कुछ ऐसी हैं कि सबके लिए बहुत उपयोगी रहेंगी। और आने वाले दिनों में भी हम शशिकांत जी से और अभिषेक जी से चाहेंगे कि जो भी नए मुद्दे या नए सेमिनार से नए अपडेट्स आते हैं उस पर हमें इस तरह से सहयोग मिलता रहे, ताकि हम लोग यहाँ बैठे बैठे अपनी तैयारियां पूरी करते रहें। एक चीज़ का जरूर उल्लेख करना चाहूँगा कि जो सीपी चैप्टर हमसे आसपास से जुड़े हुए हैं, वहाँ के मेंबर
अभी हम कोशिश कर रहे हैं एक कंसोलिडेटेड प्लेटफॉर्म बनाने का, और शीघ्र यदि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म को मिल पाए, जैसे अभी हमारे किसी मेंबर ने कोई बात रखी थी कि हम ब्रांच बना सकते हैं क्या, तो वो तो शशि भाई बता पाएंगे अपने स्पीच में कि ऐसी कोई चीज़ पॉसिबल है कि हम लोग बड़ा ग्रुप डेवलप करके यहाँ पर काम करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने बात को विराम इसलिए देना चाहूंगा कि बातों ने शशि भाई को और अभिषेक जी को सुनने के लिए। थैंक यू सचिन, आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने सीपी चैप्टर की हमारी बातों को सामने रखा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये आपके प्रयास हैं जिसके कारण हम ये वेबिनार कर पा रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम हमारे अतिथियों को सुनने के इस क्रम को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो हमारे रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, चेंजेस हुए हैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, वो हम सुनेंगे हमारे सीए शशिकांत चंद्राकर सर से। आप सेक्रेटरी आए CIRC के। मैं आपके इंट्रोडक्शन के लिए सीए प्रियंक अजमेरा छिंदवाड़ा से हैं, आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और सीए शशिकांत चंद्राकर सर का परिचय करवाएं। सीए प्रियंक अजमेरा। प्रियंका, आप तक आवाज आ रही है मेरी? मतलब आपको आगे दिक्कत होगी। प्रियंका, आपकी आवाज आ रही है? मत करो, आप तो ज्यादा बेटर है। क्या काउंटिंग में दिक्कत होगी? प्रियंका, आपकी आवाज मुझे आ रही है, कृपया सर का परिचय सबके सामने। अच्छा। काम का लोड है भाई। प्रियंका, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है सचिन जी प्रियंक नहीं सुन पा रहे हैं। इंट्रोडक्शन के लिए हम एक काम करते हैं, मैं जस्ट आप प्रोग्राम को आगे बढ़ी, हम इंट्रोडक्शन में प्रियंक से कांटेक्ट कर लेता हूं। राजेश जी एज सच इंट्रोडक्शन की वैसे बहुत ज्यादा नीड नहीं है। चलिए तो शशिकांत जी को इनवाइट किया जाए। यदि शशिकांत जी से इतने ग्रीन सिग्नल मिल गए हैं तो मुझे लगता है कि हम इसको इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। सर नहीं सर, इतनी सहजता और सरलता सर आप में है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ससम्मान आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और इस विषय पे हमें मार्गदर्शित करें। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सचिन भाई। आज के इस VCM में उपस्थित छिंदवाड़ा चैप्टर के कन्वीनर आदरणीय विराज ठाकुर जी, को कन्वीनर जमनानी जी, हमारे प्रोग्राम के आज के प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर रेस्पेक्टेड राजेश साहू जी, और आज ही के नहीं, अभी छिंदवाड़ा चैप्टर से जो भी प्रोग्राम होते हैं मोस्टली सारे प्रोग्राम्स में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है और आगे भी ऐसा ही रहेगा, ये मैं मानता हूँ। साथ ही आज के प्रोग्राम के मॉडरेटर श्री सचिन वर्मा जी, बालाघाट से जुड़े माय रेस्पेक्टेड पंकज अग्रवाल सर, मंडला से धीरज अग्रवाल सर, नरसिंहपुर से आलोक महाजन सर, अनफॉर्चुनेटली हम उनको सुन नहीं पाए। आप सभी का और कुछ एक सीनियर मेंबर्स को भी मैंने स्क्रीन में देखा, खंडेलवाल सर और भी बहुत सीनियर मेंबर्स यहाँ पे उपस्थित हैं। और जैसा कि आपने बताया कि सिर्फ छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, नरसिंहपुर यही नहीं है, और भी जो नियर बाई हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अपार्ट फ्रॉम आवर CIRC, अमरावती और दूसरे नागपुर, इधर से भी लोग इस प्रोग्राम में अटेंड कर रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है सर कि इतनी बहुत ही महत्वपूर्ण समय में महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। और जैसा कि राजेश भाई ने एक चीज बोला था आपके ब्रांच के लिए, तो उसमें सर एक दो लाइन की इम्पोर्टेंट चीज है, अगर वो हमारे पास अवेलेबल है तो डेफिनेटली हम बहुत जल्दी अपनी ब्रांच बना सकते हैं। उसमें है एक मिनिमम मेंबरशिप क्राइटेरिया होती है जो 200 की है, और दूसरी है उसमें अपनी एरिया की डिस्टेंस है जो 50 किलोमीटर की है। अगर हमारे
3-4 डिस्ट्रिक्ट जो 50 किलोमीटर्स के डाया में जो भी शहर हैं वो सारे मेंबर्स की काउंट हमारी 200 प्लस हो जाती है, तो आपकी ब्रांच बनना बहुत ही आसान हो जाती है और CIRC तत्काल उस चीज को अप्रूव करती है और आगे सेंट्रल काउंसिल इस पे डिसीजन ले लेती है। तो मैं राजेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चीजें आप देख लें, समझ लें और उससे अगर संभव हो पाता है तो हम निश्चित तौर पे ब्रांच के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सिंपल सी जानकारी है सर, आपके लिए बता दिया। और जैसे कि आज की टॉपिक है उसके बारे में आपने मुझे बोला है कि जो अमेंडमेंट्स के बारे में मैं आपसे कुछ चर्चा करूं, तो निश्चित तौर पे अमेंडमेंट्स तो हुए हैं इस साल जो हमारे ऑडिट होने वाले हैं उससे रिलेटेड। जैसा आप सब जानते हैं कि टैक्स ऑडिट जो होता है इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 44 AB से गवर्न होता है। डिफरेंट सेक्शंस में मेंशन्ड है कि अगर आप इस चीज से सहमत नहीं है तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के ऑडिट कराइए, जो एज पर सेक्शन 44 AB होगा। और जब सेक्शन 44 AB के अंडर हम ऑडिट करते हैं तो दैट audit and audit process and audit format and audit questions are dependent upon rule 6G। आप सभी ने रूल 6G के बारे में सुना होगा और पढ़ा भी होगा और जानते भी हैं। और रूल 6G में मेंशन पहले 2 क्लॉज थे। पहला क्लॉज था कि फॉर्म 3CA इनको लगता है। फॉर्म 3CA उनको लगता है जो किसी अन्य कानून के कारण से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट कराते हैं, जो कंपलसरी ऑडिट है, तो उन लोग फॉर्म 3CA में अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। और बाकी जो लोग हैं जिनको दूसरे कानून में ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इनकम टैक्स के कारण जिनको ऑडिट कराने की जरूरत है, उनकी ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 3CB में जाती है। और पार्टिकुलर्स जो है, स्टेटमेंट ऑफ पार्टिकुलर्स जो हमको सबमिट करना रहता है उस बिजनेस से ऑडिट से रिलेटेड, वो हम फॉर्म नंबर 3CD में देते हैं। तो ये 2 क्लॉज थे, लेकिन अभी उसमें अमेंडमेंट करके क्लॉज 3 जोड़ा गया है। एम आई राइट अभिषेक जी? तो क्लास 3 जोड़ा गया है और उसमें ये बोला गया है कि वो क्यों, तो क्लास 3 क्यों आया है वो जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले साल से हम लोगों ने एक अमेंडमेंट देखा है कि ड्यू डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम में हमारे पास 1 महीने का गैप आ गया कि जिस दिन हमको ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने की ड्यू डेट है उससे 1 महीने के अंदर, मतलब अगले महीने के लास्ट में उसका ऑडिट इनकम टैक्स रिटर्न आप सबमिट कर सकते हैं। तो उसमें एक समस्या आई हमारे पास, वो था सेक्शन 43B का। सेक्शन 43B के केसेस में ये था कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, हम कोई भी अमाउंट जो पेएबल है उसको पे अगर कर लेते हैं तो उस साल के हमारे जो खर्चे हैं वो अलाउ हो जाते हैं। लेकिन अब हो क्या गया है कि हमको रिपोर्टिंग करनी है 30, सपोज अगर ड्यू डेट हमारी 30 सितंबर है तो हम 30 सितंबर तक के हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन 30 सितंबर के बाद अगर उसकी रिटर्न सबमिट होती है तो हो सकता है कि इस बीच में अगर वो अपने 43B के कोई पेंडिंग पेमेंट है उसको कर देता है मीनवाइल इन दिस 1 मंथ। तो उस स्थिति में ये क्लॉज आया है कि जो ऑडिटर है इस स्थिति में अपनी ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज कर सकता है और रिवाइज करके एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर तक के वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर सकता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा अमेंडमेंट उसमें आया है। और फॉर्म 3CD में कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं जिसमें हमारा क्लॉज 8A है। और क्लॉज 8A में हमको जो ओल्ड रेजिम ऑफ टैक्स स्लैब एंड न्यू रेजिम ऑफ टैक्स स्लैब उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो हमको सबमिट करनी है। वैसे ही क्लॉज 17 पार्ट B में चेंज आया है जिसमें जो ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड जो हमारे कमेंट्स हैं या जो हमारे फाइंडिंग्स है उनको हमको रिपोर्ट करनी होगी। हालांकि ये सारी चीजें बहुत डेप्थ में और डिटेल में अभिषेक जी आपसे डील करेंगे, फिर भी मैं एक जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उसके बारे में चर्चा आपसे करना चाह रहा हूँ। क्लास 18 में भी चेंजेस हुए हैं जिसमें सेक्शन 115 BSc और सेक्शन 115 BAD के कारण अगर WDV में कोई एडजस्टमेंट आ रहा है तो उसकी रिपोर्टिंग हमको क्लॉज 18 में करनी है। वैसे 32A में जो है क्लॉज में
उसमें ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं और डेप्रिसिएशन अलाउंसेस हैं, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, उसके बारे में भी आगे आपको डिटेल में हमारे फैकल्टी डिस्कस करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज क्लास 36 जो है उसको ओमिट किया गया है। और क्लास 36 में क्या था कि हम कोई कॉर्पोरेट के जब आप ऑडिट कर रहे हैं, कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं, तो उसमें पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता था सेक्शन 115 में, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमको देना होता था। चूंकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इटसेल्फ लॉ से नहीं हट गया है, इसलिए फिर वो क्लॉज जो 36 है उसको ऑडिट रिपोर्ट से ओमिट किया गया है। तो दीज आर ऑल important amendments which have been taken up in the Form 3CD, जो आप लोगों ने मुझसे कहा था और डिस्कस करें, तो बिल्कुल मैंने डिस्कस किया है। इसके अलावा सर मैं ऑन बिहाफ ऑफ CIRC आप सभी अटेंडेंट्स जो इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और कुछ चीजें मैं अपनी CIRC के बारे में भी आप सबसे शेयर करना चाह रहा हूं। In the dynamic leadership of our respected chairman of CIRC, CA नीलेश गुप्ता जी, हम कुछ एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम थ्रू आउट दी ईयर हम कर रहे हैं लगातार, जब से हमारे चेयरमैन साहब आए हैं। उसमें एक प्रोग्राम है वाव सीरीज का, विमेन ऑन वेडनेसडे, जो एवरी वेडनेसडे वो फिक्स्ड है 4 से 6, उसमें वाव सीरीज का प्रोग्राम होगा जो स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर विमेन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और उनसे रिलेटेड या उनको प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज हम कैसे अवेलेबल करा पाए, उस पर हम उस प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। वैसी एक उन्होंने जैसे काम की बात एक उन्होंने सीरीज शुरू की हुई है, जिसमें हम एवरी फ्राइडे हम डिस्कस करते हैं कि क्या न्यू एवेन्यूज, न्यू अपॉर्चुनिटीज हम अपने प्रोफेशनल ब्रदर सिस्टर्स को अवेलेबल करा सकते हैं, उस पर हम डिस्कशन करते हैं। उन्होंने एक और फोर्टनाइटली एक प्रोग्राम सीरीज उन्होंने लॉन्च किया है, FNA सीरीज। FNA सीरीज मतलब हमारे फोर्टनाइटली क्वेश्चन वो न्यूज एनालिसिस सीरीज है कि हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड या सराउंडिंग फाइनेंशियल मार्केट में या शेयर मार्केट्स में जो कोई ऐसा इंपॉर्टेंट घटना हुई है या कोई न्यूज है जिसको एनालाइज करना और जिसको समझना हमारे प्रोफेशनल बेनिफिट के लिए अच्छा हो सकता है, कि दैट प्रोग्राम इज आल्सो हैज बीन टेकन अप बाय आवर चेयरमैन साहब by the help of all the regional council members। तो ये कुछ important चीजें हैं जो हमारे CIRC में लगातार चल रहे हैं, और हम होप करते हैं कि आगे भी ये सारे प्रोग्राम हमारे CIRC के बैनर पे चलता रहेगा। वंस अगेन मैं आज के हमारे लर्नेड स्पीकर श्री अभिषेक जैन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारी रिक्वेस्ट को तत्काल ही उन्होंने एक्सेप्ट किया और इस महत्वपूर्ण विषय पे हमको डिस्कशन करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ और आगे फिर आप सबसे मिलने की उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू सचिन जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो कहा जाता है कि गागर में सागर, यानी कि बहुत कम शब्दों में आपने अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से की है सर। आपने हमें CIRC के विषय में भी जानकारियां दी और बहुत ही अच्छा आपका कार्यकाल रहा, और उम्मीद है कि आगे भी हम आपको कार्यकाल के रूप में अपना सेवा देते हुए आपको देखेंगे। शुभकामनाएं हैं छिंदवाड़ा CP चैप्टर की ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसके बाद मैं CA मोहित संचेती जी को आमंत्रित करता हूँ छिंदवाड़ा से कि वे आए और शशिकांत सर को वोट ऑफ थैंक्स दें। मोहित संचेती जी। मोहित आप हैं? मोहित आप अनम्यूट करो अपने आप को। शशिकांत जी, इसके बाद एक ट्रेनिंग सेमिनार रखेंगे कि हाउ टू ऑपरेट इन जूम, हाउ टू अटेंड द मीटिंग इन जूम। चलिए सचिन जी आप भी धन्यवाद दें। सचिन जी आप सर। जब बोलेंगे राजेश जी हम आपके साथ हमेशा उपलब्ध हैं। हाँ मोहित, आवाज आ रही है आपकी, प्लीज। सर मैं माननीय डिप्टी कन्वीनर सर और कन्वीनर सर राजेश साहू सर, सभी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। इतना बढ़िया सेमिनार आप लोगों ने अरेंज किया, और सर का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बताया। और राजेश सर ने जो ब्रांच को लेके जो बात की वो मुझे बहुत अच्छी लगी, और उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में हम सभी मेंबर्स मिलके, चाहे मंडला, बालाघाट, कोई भी जिले के हम लोग सभी लोग मिलके और एक ब्रांच को स्थापित करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू मोहित, थैंक यू सो मच।
निश्चित ही रूप से शशिकांत सर ने एक बहुत अच्छी तरीके से अपने बात कही, और जो ब्रांच के संबंध में बात हुई है उसके लिए हम सब भी आशान्वित हैं कि जल्दी से छिंदवाड़ा में ब्रांच शुरू हो जाए। थैंक यू सो मच सर। चलिए अब हम रुख करते हैं टेक्निकल सेशन की तरफ, जो हमारे विद्वान वक्ता हैं जो नई दिल्ली से हैं, अभिषेक जैन सर। अब उन्हें सुनने का समय आ चुका है, तो उन्हें सुनने से पहले वैसे सर किसी प्रकार के कोई परिचय की आवश्यकता आपको नहीं है, लेकिन फिर भी ये परंपरा है, और जो नए हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं वे जाने और समझें, इसके लिए मैं राजेश साहू सर को आमंत्रित करता हूं कि वे सी अभिषेक जैन सर का परिचय करवाएं। थैंक यू सचिन। एक्चुअली ये परिचय हमारे जिस मेंबर को पढ़ना था शायद वो नेटवर्क से जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये तो बोलते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं अभिषेक जी का परिचय इस सदन को दे पा रहा हूँ। मैं सदन को बताना चाहूँगा कि हमारे बीच सीए अभिषेक जैन साहब जो पार्टनर्स हैं कैलाश चंद जैन एंड कंपनी दिल्ली में, और 2006 में आपने सीए इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप ज्वाइन की, और आज मुझे लग रहा है कि जब इनका रिजल्ट आया होगा ये खुश हुए होंगे कि मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि मैं सीए हो गया। लेकिन मुझे लग रहा है कि इंस्टीट्यूट के लिए भी सौभाग्य की बात रही कि अभिषेक जी जैसे लोग सीए इंस्टीट्यूट से ऐसे मेंबरशिप जुड़ चुके हैं, और जो एटलीस्ट हम जैसे मेंबर्स को या जो नए मेंबर्स हैं उनको एटलीस्ट इन चीज को स्प्रेड ओवर कर रहे हैं। और इनके कई यूट्यूब वीडियो भी हैं जो हम आराम से यूट्यूब में देख सकते हैं। रेगुलरली आप कोई ना कोई सब्जेक्ट को अपडेट करते रहते हैं, तो थैंक्स अभिषेक सर। अभिषेक जी ने सीए के बाद इन्होंने डीसा और IFS-RS का भी कोर्स किया हुआ है, साथ ही ये लॉ ग्रेजुएट भी हैं। आपकी जो स्पेशलिटी है, कोर एरिया प्रैक्टिस है, दैट इज टैक्सेशन। और आपने जो अभी इस समय जो सेमिनार की हम बात कर रहे थे, तो डायरेक्ट टैक्स लॉ मैटर्स पे, फेसलेस असेसमेंट पे, ITR, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, टैक्सेशन ऑफ सिक्योरिटीज, और भी बहुत सारे जो मैटर हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड, जो चाहे TDS से रिलेटेड हों। टैक्सेशन ऑफ एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है डेरिवेटिव का, तो डेरिवेटिव नाम सुनते से ही थोड़ी सी घबराहट होने लगती है कि उसकी डेफिनेशन भी हम समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। लेकिन हाँ, अभिषेक जी से चूंकि अब हैंडशेक कर लिया है, तो बीच बीच में कहीं ना कहीं इनको हम मतलब परेशान करते रहेंगे ताकि नए सब्जेक्ट से भी हम अवेयर रहें। आपका एक अच्छा कोर एरिया ये भी है MSME का, जो आजकल काफी हॉट प्रैक्टिस एरिया बना हुआ है। MSME के बारे में भी अभिषेक जी के काफी अच्छे सेमिनार्स रहे हैं। NIRC में आपको ऑप्टेड मेंबर हैं, यस बैंक के पैनल में भी आप शामिल हैं जहां वो लीगल मैटर्स वगैरह देखा करते हैं, और वेरियस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से भी आप जुड़े हुए हैं। और उससे अबव ऑल एक बड़ी अच्छी बात यह है कि अभिषेक जी एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो मुझे लगता है कि इस शब्द के बाद अब आगे का परिचय मायने नहीं रखता है, क्योंकि मोटिवेशनल होने पर अब हमें उन्हें सुनना जल्दी जरूरी है। तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि अभिषेक जी आए और अपना टैक्स ऑडिट पे जो उनका डेलिब्रेशन है वो हम स्टार्ट करें। थैंक यू सचिन, थैंक यू अभिषेक जी। थैंक यू सर। आप जिस तरीके से भाषा का प्रवाह हो रहा है, मेरे ख्याल से मैं काफ़ी सेशंस ले चुका हूं, और पिछले 1.5 साल से वर्चुअल होने के बाद तो एंगेजमेंट ज़्यादा रहता है, पर जिस तरीके से जो प्यार भाषा का यहाँ से झलक रहा है वो राजेश सर वाकई में एक जोड़ता है लोगों को। जिस तरीके से आप जिस तरीके से भाषा को आगे ले रहे हैं, सचिन भाई को मैं देख रहा था, शशि भाई साहब तो हैं ही, सभी लोग जो इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो वाकई में मेरे लिए एक ऐसा लग रहा है प्रिविलेज है कि आप सभी लोगों से जुड़ पाए। सिंस हम टाइम को ज़्यादा तवज्जो देंगे, तो मैं अब हमारे सभी को, जो हमारे व्यूअर्स हैं उन सभी को नमस्कार करता हूँ। शशि भाई साहब जो बीइंग अ सेक्रेटरी CIRC को लीड कर रहे हैं और कई प्रोग्राम्स जो दे चुके हैं, मैं भी जुड़ चुका हूं उनके साथ कई बार, तो वाकई में उनका लीडरशिप वाकई में अच्छा है, और हम सब कई चीज़ें सीखते हैं उनसे। और मैं बात करता हूं हमारे कन्वीनर विराज ठाकुर सर का। नमस्कार सर आपको। और डिप्टी कन्वीनर गुलशन जमनानी जी का, और सचिन भाई तो जिस तरीके से मोडरेट कर रहे हैं मेरे ख्याल से तारीफ़ काबिल है। और धन्यवाद पंकज सर बालाघाट से जो जुड़े हैं, धीरज अग्रवाल सर जो मंडला से जुड़े हैं, आलोक महाजन सर उनको हम सुन नहीं पाए, नरसिंहपुर से जो जुड़े हैं,
और सभी जो व्यूअर्स और नन अदर देन राजेश साहू सर, जिनके कारण मैं शायद आप लोगों से मिल पा रहा हूँ। आप सभी को नमस्कार, सभी रेस्पेक्टेड मेंबर को नमस्कार और सभी फ्रेंड्स को मेरा वार्म गुड इवनिंग। आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय की अपनी सीमा है और सभी जिस टॉपिक के लिए यहाँ पे जुड़े हुए हैं हम उसी की बात करते हैं। आज हम कुछ ऐसा डिस्कशन करने वाले हैं जो वाकई में एक बोलते हैं कि जब हम प्रैक्टिस की बात करते हैं तो टैक्स ऑडिट एक क्राइटेरिया हमारे सबके दिमाग में आता है, उसी को हम समझते हैं। अमेंडमेंट्स की बात करूँगा कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ हम गलतियाँ करते हैं और वो सुधार होना जरूरी है, और थोड़े बहुत क्लासेस अगर टाइम मिल पाया तो उन पे भी मैं कवर करूँगा। पर एक हम एंड ऑफ द डे कुछ ऐसा इनपुट लेके जाएं जो वाकई में हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हम सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन और वन बाय वन हम कवर करते हैं टॉपिक को। वेट फॉर अ व्हाइल। सबसे पहले हम जो चेंजेस हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे कि मैं आप सब लोग कहाँ गलतियाँ करते हैं जब हम टैक्स ऑडिट की बात करते हैं। और मेरे ख्याल से विजिबिलिटी विराज सर आप दिखाई दे रहे हैं, शायद स्लाइड सभी लोगों के सामने अवेलेबल है, अगर आपको दिखाई स्लाइड दे रहा अच्छे से आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर, बढ़िया आ रही है। परफेक्ट सर। तो हम शुरू करते हैं और होता क्या, यही वो प्लेटफॉर्म होते हैं जहां हम आपस से डिस्कशन कर पाते हैं। बाकी तो सब अपने आप में सब लर्नेड मेंबर्स हैं, उनको मैं कुछ बता नहीं सकता, और छोटे छोटे कुछ अपडेट्स रहते हैं जो यूट्यूब के थ्रू और हम इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपस में शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से। सबसे पहला चेंजेस जो है रिवाइज टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं था पहले, ये रिवीजन नहीं था, हम पहले भी रिवाइज करते थे टैक्स ऑडिट। मैं बड़े सिंपलर तरीके से आज समझेंगे कि अभी जो चेंजेस हुआ वो रिवीजन का ऑप्शन क्यों डाला गया। शशि सर ने काफ़ी कुछ मेरे लिए इजी भी कर दिया गया कि कुछ अमेंडमेंट्स उन्होंने बताए, बट मैं आपको बताने वाला हूँ इसके अलावा भी हमें परेशानी कहाँ आने वाली है। प्रैक्टिकली बात करते हैं हम। देखो, ये जो चेंजेस टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का रिवीजन का जो चेंजेस की जो बात बोली गई वो एक पर्टिकुलर, क्योंकि जो डिफरेंस आया, देखो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट हम देखते हैं कि उसका ड्यू डेट जो था वो हमने कर दिया जी 38 सितंबर, और जो टैक्स जो रिटर्न फाइलिंग का है वो कर दिया जी साहब 31 अक्टूबर। अभी ड्यू डेट्स सब बढ़ चुकी है, बट एक महीने का गैप वो बना हुआ ही रहेगा। बात आती है साहब, हमने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में कुछ एक्सपेंसेस जो रिलेटेड टू सेक्शन 40 और 43B, 40 बात करता है हमारे टीडीएस की, जब हम टीडीएस नहीं काटते तो डिसअलाउंस हो जाता है। 43B बात करता है जब हम पेमेंट बेसिस पे डिसअलाउंस करते हैं, लाइक बोनस है, कुछ टैक्सेस के केस हैं जैसे सेस वगैरह हमने पे नहीं किया, अगर हम उसको रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक भर देते हैं तो वो हमें अलाउड हो जाता है साहब रिटर्न में, ठीक बात है। बट यहाँ ड्यू डेट्स का जो डिफरेंस आ गया वो आ गया कि साहब अब हम एक महीने पहले टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कर रहे हैं, और एक महीने पहले जब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, ये 2019 का चेंज है मैं आपको बता दूं, और इसमें लास्ट ईयर भी काफ़ी दिक्कतें रही जब 19-20 के रिटर्न गए। कई मैंने भी लीडरशिप को बोला और इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से भी कई सजेशन गए कि सर यहाँ दिक्कत आ रही है, और वाकई में उन्होंने एड्रेस तो किया, पर एक और दिक्कत अभी भी यथावत बनी हुई है राजेश सर, वो भी मैं बात करूंगा। तो अब क्या है कि 43B में अगर मैं टैक्स बीइंग अ टैक्स ऑडिटर, राजेश सर, मैं विराज सर ये बोलते हैं कि साहब मैं 43B का क्योंकि पेमेंट नहीं हुआ है मैं डिसअलाउंस करने वाला हूं, मेरे पास कोई इलाज नहीं है, और मैंने मेरे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में वो डिसअलाउंस कर दिया साहब। अब अभी भी एक महीना रिटर्न के लिए बाकी है, और वहां जो 43B का क्लोज हम देखते हैं, तो अगर वो पेमेंट ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) हो जाता है तो वो ठीक है, वो अलाउड हो जाएगा। अब अगर एसएससी हमारा जाके उसको पेमेंट कर देता है तो वो अब डिसअलाउंस की कैटेगरी में नहीं आएगा 43B और सेक्शन 40 की बात करें तो साहब अब क्या होगा, अब मिसमैच क्रिएट हो जाएगा। मिसमैच क्रिएट हो जाएगा तो हमारा इंटेलिजेंस तो साहब कंप्यूटर इमीडिएट पकड़ेगा, नोटिस डाल देगा साहब, आप समझिएगा। और क्योंकि क्या होता है, अब कंप्यूटर सही पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ साहब, अभी कंप्यूटर कुछ सही चीज़ें नहीं पकड़ रहा है, अभी चीज़ें हमारे सामने विराज सर सही नहीं आ रही है। वो बोलते हैं सर कि नॉर्मली मैंने कई डिलिब्रेशन किए और साइट को समझाने के लिए भी मैंने कई सेशन लिए, तो अभी भी मैं समझ रहा हूँ, लोगों को समझा तो दिया, अभी भी मैं समझ रहा हूँ। और वो बोलते हैं कि जब आप किसी एक घाव को ठीक ना कर सको तो दूसरा घाव दे दो। जीएसटी की साइट जब बराबर लोग बड़े एम्फेसाइज थे तो उन्होंने कहा जी छोड़ो इसको, आप इनकम टैक्स पे आओ। अभी हम लोग
लोग कोई भी जीएसटी पे बात नहीं कर रहे हैं, हम सब इनकम टैक्स पे बात कर रहे हैं। अब जीएसटी चल रही नहीं चल रही, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सब पर इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि साहब इनकम टैक्स नहीं चल रहा, लेट इट भी, क्या कर सकते हैं। और सर होता भी ये प्लेटफॉर्म राजेश सर हमारे लिए इतने अच्छे, मेरे लिए खासतौर पर कि मैं प्रेशर रिलीज कर पाता हूँ, आप लोगों से थोड़ा सा हंसता हूँ। बाहर मैडम सुनती नहीं है, घर पे मैडम के सामने चलती नहीं है, तो कहीं तो हमें प्रेशर रिलीज करना पड़ता है। ये सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म है और कुछ हो नहीं सकता। तो फिर भी अब जो ये डिफरेंस क्रिएट हुआ कि भाई अब मिसमैच का नोटिस आना है, तो यहाँ उन्होंने कहा अब देखो एडिशनल बर्डन ऑफ कंप्लायंस हमारे ऊपर है प्रोफेशनल कि साहब हमें ऑडिट रिपोर्ट हमें रिवाइज करनी है, क्लाइंट पैसे देने वाला नहीं है, वहां टाइम तो हमें डेब्यूट तो करना ही पड़ेगा साहब, जाके उसको चेंज करना, उसको देखना स्टाफ ने चेंज सही किया कि नहीं किया, कल को ऐसा तो नहीं जो पहले अमाउंट भरे हुए थे उनको भी हिला दिया। तो ये हमारे ऊपर एडिशनल कंप्लायंस है कि हम उसको प्रॉपर एक बार चेक करें और डिसअलाउंस जो हमने पहले किए हैं उसको सही करके रिवाइज करें। ये एक चेंजेस था। पर मैं आपको एक और चीज बता दूं, आगे आता हूं, उसी पे मैं सेक्शन 115 बीएससी पे आपके साथ एक डिस्कशन करना है और वाकई में उसके लिए इंपॉर्टेंट कंप्लायंस हमें क्या करनी है बीइंग अ टैक्स ऑडिटर, वो भी मैं बात करता हूं। आ गया 115 बीएससी साहब, चेंज हुआ 115 बीएससी। आप जानते हैं कि न्यू टैक्स रिजिम हमारे सामने थी और बीएडी जो सोसाइटीज के लिए आया, दोनों सिमिलर फुटिंग पे, कुछ बेनिफिट्स हमसे हटा लिए गए, उस पर हम डिस्कशन नहीं कर रहे, और टैक्स रेट को स्प्लिट कर दिया गया 5, 10, 15, 20, 25, 30 के आसपास, 30 तक। तो ये एक नई कंप्लायंस थी और हमारे 8A क्लोज में कह दिया गया कि साहब आप इस रिजिम वेदर असेसी हैज सेलेक्टेड न्यू टैक्स रिजिम और नोट, तो वहां हमें विरासत क्लिक करना पड़ेगा। सर प्रॉब्लम कहां आने वाली है आप समझिएगा, आप देखो यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है। टैक्स ऑडिट में 1 महीने पहले खत्म कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि असेसी 115 बीएससी ऑप्ट करेगा। देखो बिजनेस असेसी भी ऑप्ट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि सैलरीड क्लास भी जो हमारा बीएससी न्यू क्लोज है उसको ऑप्ट करेगा, राइट? तो वो ऑप्ट करेगा। अब आप और एक चीज मैं आपको बताता हूं, बीएससी बिजनेस क्लास के लिए वन टाइम सिलेक्शन, अगर वो ऑप्ट आउट करता है तो वापस कभी ऑप्ट नहीं कर सकता है, जबकि अदर देन बिजनेस क्लास के लिए ये कभी भी आप ऑप्ट करो, हर साल आप अपना बेनिफिट देखो और ऑप्ट आउट करो, ऑप्ट इन करो। एक बात ये हुई, बात ये है हमारे बीइंग अ टैक्स ऑडिटर हमारे लिए तकलीफ क्या होगी कि हमारा एसएससी आपको आके ये अब आप टैक्स ऑडिट भर रहे हैं, टैक्स ऑडिट में आपने सेलेक्ट कर दिया, एसएससी से बात की कि साहब हम न्यू टैक्स रिजिम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है साहब आपने टिक कर दिया, अभी 1 महीने बाद रिटर्न जाना है सर। अब वो ये बोलता है कि साहब मेरा तो दिमाग अभी थोड़ा सा ऐसा लगता है नुकसान है मेरे को, तो नई टैक्स रिजिम है, मैं तो ओल्ड टैक्स रिजिम लूंगा। अब वो उस पर टिक नहीं करता साहब, फिर मिसमैच आ गया। इसका कोई भी ध्यान नहीं रखा गया है हमारे रिवीजन ऑफ टैक्स ऑडिट के अंदर, और ये बड़ी समस्या होगी हमारे साथ। हो सकता है एसएससी बोले कि साहब मैं तो नहीं पढ़ूंगा। अब तो हमें क्या करना चाहिए साहब, यहाँ एक सबसे बड़ी प्रैक्टिकल डिस्कशन है कि भाई बीइंग अ टैक्स ऑडिटर मैं क्या कंप्लायंस करूं कि मैं कम से कम मेरे पास ये प्रूफ तो हो कि वो ओल्ड टैक्स रिजिम लेगा या न्यू टैक्स रिजिम में जाएगा। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, बीइंग अ प्रोफेशनल आइदर आस्क एसएससी टू फाइल फॉर्म 10E, क्योंकि नई टैक्स रिजिम को चूज करने से पहले आपको 10E फॉर्म फाइल करना पड़ता है। या तो वो फॉर्म भर के, भाई कोई बात नहीं रिटर्न आप बाद में भर देना, कम से कम 10E भर के तो दे दो कि आप नई टैक्स रिजिम, उसमें तो कुछ करना नहीं पड़ता, ज्यादा इंफॉर्मेशन तो है नहीं उसमें, तो केवल डिक्लेरेशन है, नाम भरो, डीएससी अटैच करो, अपलोड कर दो, दे दो हमें, हमारे पास प्रूफ होगा। अब ये प्रूफ लेना भी जरूरी भी, टैक्स ऑडिटर एविडेंस तो होना ही चाहिए हमारे पास। बाय द वे आपको लगता है वो फिर भी फाइन नहीं होता, कम से कम मेल पे हम कम से कम ये लिखवा के लें, या मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर जो ले रहे हैं वो लें कि भैया हम न्यू टैक्स रिजिम में जा रहे हैं, कम से कम हमारे पास कुछ बेस होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं। तो ये एक चीज है जो एड्रेस नहीं की गई अभी भी रिवाइज्ड जो टैक्स ऑडिट हुआ है उसके अंदर, उसमें केवल सेक्शन 40, आप देखिए पीछे वाली स्लाइड पे लेके जा रहा हूं मैं, 40 और 43B, केवल इन 2 चीजों पे ही फोकस किया गया है। तो ये सबसे चैलेंजिंग टास्क रहेगा हम सभी के लिए कि इस चीज को हम डॉक्यूमेंट करें। नाउ अब मैं जाता हूं, देखो 115 बीएससी बीएडी दोनों सिमिलर फुटिंग पे, सोसाइटी के लिए भी 10F फॉर्म फाइल करना है, हमें 10E फाइल करना है जो अदर एसएससीज है, बाकी सिमिलर वहां पे यस और नो ऑप्ट हमें 3CD जो हमारा फॉर्म है उसके अंदर हमें फाइल करना है, राइट? अब आते हैं हम नेक्स्ट क्लोज पे। देखिए यहाँ पे एक और चेंजेस हुआ, जो क्लोज 17 है कि हायर सेफ हार्बर रूल, यहाँ पे भी मैं बताता हूँ बड़ा कंफ्यूजन है। यहाँ क्या हुआ ध्यान से समझिएगा, हमारे यहाँ आपने देखा था जो 3 सेक्शन है, जो 3 सेक्शन आपस में जुड़े हुए हैं, सेक्शन 43 CA, सेक्शन 50C और सेक्शन 56।
ये क्या 56 को मैं साइड अपार्ट करता हूँ। सेक्शन 50C क्या बोलता है और 53CA क्या बोलता है? वो ये बोलता है अगर आप कोई 50C इमोबल प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं तो आपको सर्किल रेट पे स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जिसे हम बोलते हैं उसी पे आपको माना जाएगा अगर उससे कम पे आपने सेल किया है। ऐसा ठीक बात है। 53CA बोलता है कि अगर वही चीज आपके रियल एस्टेट के अंदर इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री को भी आप सर्किल रेट से कम पे नहीं बेच सकते साहब। ठीक है साहब। अब मैं आपको बता दूं ये जो 20% क्लोज है, अब ये जो पहले देखो एक एग्जांपल में के थ्रू मैं आपको समझाना, कंफ्यूजन ना रहे। देखो 50 रुपीज हमारा कंसिडरेशन था, एक सेल के लिए कंसिडरेशन है, और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ये आप मान के चलिए 115 रुपए है। तो अगर मैं 43CA की बात करूं तो 43CA बोलेगा अगर आपने सेल कंसिडरेशन 100 पे किया है तो वो बोलेगा साहब हम तो 115 मानेंगे, हम तो इसको ही सेल वैल्यू मानेंगे साहब। 5% का गैप था 10% का, फिर वो 10% बढ़ा कि 10% में ये आ नहीं रहा साहब, क्योंकि 10% तक वेरिएशन अलाउ था, परंतु अब बढ़ा के ये 20% कर दिया गया है। और ये 20% अगर 120 रुपए होता है और SDV 115 आती है तो आपका कंसिडरेशन 100 रुपए ही मान लिया जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये 120 रुपए हो गया, पर मैं आपको बता दूं ये केवल 43CA के लिए हुआ है, 50C के लिए नहीं है। राइट, तो 50C के लिए नहीं है, कहीं हम कंफ्यूजन में सबके, और इसके लिए भी कुछ एडिशनल कंडीशन है, आप देखिएगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूं आपको बता सकूं। ये रियल एस्टेट रेजिडेंशियल यूनिट के लिए, अगर कोई रियल एस्टेट बेचता है तो, और उसका जो कंसिडरेशन है 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए और न्यू रेजिडेंशियल यूनिट होनी चाहिए, और टाइम लिमिट भी दिया है शायद जून से लेके नवंबर से लेके नवंबर 2020 से लेके 30 जून 2021 तक का था, उसके बीच में ये ट्रांजेक्शन हो, क्योंकि हमारा जो 2021 है इसके बीच में आता है। तो आप ध्यान रखिएगा जब आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में ये फिल कर रहे हो तो ये चीजें आपको, ये 53CA आ रहा है, आप 50C के लिए नहीं है, यहाँ पे जो क्लोज दिया गया है 53 और 50 के लिए दिया गया है। और सेक्शन 50C तो 56 तो रिलेट करता ही है लोअर कंसिडरेशन, अगर लोअर कंसिडरेशन में आपको मिलता है तो वहां रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। राइट, तो 20% केवल 53CA और कंसिक्वेंटली 56 के लिए, 50C के लिए नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कहीं भी 50C कैपिटल गेन की कैलकुलेशन में अगर आपने वो कर दिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नाउ अब आता है WDV ऑफ असेट। देखो आपको मैं बता दूं, जब हम बात करते हैं 115 BAC की, तो यहाँ पे एक और चेंजेस है जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखो ITR के अंदर भी हमें डिस्क्लोजर देना है और जो फॉर्म्स है, और यहाँ भी देना है WDV ऑफ सेट। मैं आपको बता दूं एक कंडीशन है 115 BAC न्यू टैक्स रिजीम की कि आप एडिशनल डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। जैसे हम 33AB टी डेवलपमेंट अकाउंट, साइट रेस्टोरेशन अकाउंट, ये सब हम बेनिफिट नहीं ले सकते। साथ ही साथ उसके साथ है कि आप एडिशनल डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। अब एडिशनल डिप्रिसिएशन हम जानते हैं 20% रेट है, अगर न्यू प्लांट एंड मशीनरी हम खरीदते हैं तो उस पर 20% रेट है। अब आप एक सिचुएशन समझिएगा विराज सर, राजेश सर, कि हमने 19-20 के अंदर हमने एक 10,000 की एक न्यू असेट्स खरीदी। मैं यहाँ नोट डाउन कर रहा हूँ, राइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है, उसको अवॉइड करना। हैंड राइटिंग अच्छी है, कंप्यूटर वाली राइटिंग अच्छी नहीं है। 10,000 पे परचेज किया, एडिशनल डिप्रिसिएशन हम मानते हैं 2,000, क्योंकि 20% रेट है, और हमने परचेज किया फर्स्ट हाफ के बाद में, यानी कि आधा ही मिलेगा हमें। राइट, क्योंकि फर्स्ट हाफ के बाद में हम लेते हैं, मान लो कि 2 नवंबर को परचेज किया तो इसका आधा यानी 1,000 का हमने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, और WDV आ रहा था 9,000 रुपए। हम नॉर्मल डेप्रिसिएशन की बात नहीं करते, हम समझने के हिसाब से ही मानते कि ये डेप्रिसिएशन है। तो ये जो 1,000 रुपए बचा हुआ है वो हमें 2021 यानी जो हमारा अभी रिपोर्टिंग पीरियड है जिसकी ऑडिट हम करने वाले हैं उसमें हमें मिलना था, बराबर है। बट गवर्नमेंट ने कहा जी 115 BAC के अंदर अगर आप ऑप्ट कर लिया तो ये एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा नहीं साहब। अब ये आपको ITR के अंदर भी ध्यान रखना है। हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वो लेना है, हमें ऐड करना पड़ेगा। ITR की बात कर रहा हूँ, ITR के अंदर पहले हमें 1,000 रुपए ऐड करने पड़ेंगे कि एडजस्टमेंट अंडर WDV, तो ये टोटल हो जाएगा 10,000, बराबर है। फिर हमारा जो 1,000 का जो डेप्रिसिएशन अभी आ रहा है माइनस करना पड़ेगा वो 1,000 का, तो ऑटोमेटिकली WDV ओपनिंग वाली ही आ जाएगी जो 9,000 रुपए हमारे पास है। ये ITR में हमें एडजस्टमेंट करना रहेगा, वहां पे ITR के जब फॉर्म भरेंगे ध्यान रखिएगा, अगर कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन अगर 19-20 के अंदर हमने क्लेम किया है तो वो करना, और साथ ही साथ टैक्स ऑडिटर को इस पे एडजस्टमेंट का बताना भी रहेगा। ये देखिए
सीए क्लोज क्या बोलता है? एडजस्टमेंट मेड टू द डब्ल्यूडीवी अंडर सेक्शन 115 बीएससी बीएडी फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 ओनली। रीजन बीइंग, आगे तो आप क्लेम ही नहीं कर सकते क्योंकि नई टैक्स रिजीम में आ जाएंगे, आपको ये एडजस्टमेंट केवल 21-22 के लिए ही करना है, असेसमेंट ईयर के लिए। तो वहां हमें आईटीआर में भी करना है। हमें ये पूछा गया कि वहां आईटीआर में एडजस्टमेंट हुआ कि नहीं। कल को एडिशनल डिप्रिसिएशन 9,000 डब्ल्यूडीवी ली और 1,000 रुपए और क्लेम कर लिया तो यानी बेनिफिट मिल गया ना 1,000 रुपए का, आप समझिएगा, जो डब्ल्यूडीवी पे। तो वो हमें ध्यान रखने का बीइंग अ टैक्स ऑडिटर। तो ये एक इंपॉर्टेंट चेंजेस था जो हमें बीइंग अ टैक्स ऑडिटर हमें ध्यान रखना है। अब आइए साहब गुडविल, अब इन्होंने गुडविल को भी हटा दिया साहब कि साहब अब गुडविल पार्ट ही नहीं रहेगा ब्लॉक ऑफ असेट का। अब मैं आपको बता दूं ये 2021 के चेंजेस हैं पर इफेक्टिव हो गए हैं हमारे लास्ट ईयर से 20-21 के। तो गुडविल को हमें हटाना पड़ेगा, जो डब्ल्यूडीवी आ रही है उसमें इंटेंजिबल असेट में से लेस करना रहेगा उस वैल्यू ऑफ गुडविल को, और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में भी उसको डालना रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये एडजस्टमेंट का हमें डब्ल्यूडीवी अगर गुडविल आ रही है हमारे एसएससी के किसी भी क्लाइंट में तो वो आप हटा दीजिएगा। एक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में हमें ये क्लोज के अंदर ये हमें इंफॉर्मेशन देनी रहेगी। नाउ नेक्स्ट आता हूं, जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस की बात थी ऑप्शन, क्योंकि देखो यहाँ एक मिथ क्या है आप समझिएगा। 115 बीएससी मेरे पास कई क्वेरीज थी, यूट्यूब पे भी नंबर ऑफ क्वेरीज आई हैव रिसीव्ड कि सर बीएससी ऑप्ट करते हैं तो हमें तो फिर लॉस का कैरी फॉरवर्ड मिलेगा ही नहीं, मेट क्रेडिट नहीं मिलेगा और ना ही मेट आपको पेमेंट करना है, फाइन इनफ। पर सर मेरा जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस आ रहा है उसका क्या करने का है, वो भी नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस पूरे मिलेंगे साहब, बट कौन से लॉसेस आपको नहीं मिलेंगे, वो जो पर्टिकुलर डिफाइंड एक्टिविटी है, जैसे कि 33AB टी डेवलपमेंट अकाउंट, साइट रेस्टोरेशन फंड, साइंटिफिक रिसर्च का जो 35 वाला अगर हमने लॉस आगे कैरी फॉरवर्ड किया है, इन एक्टिविटी जो डिफाइंड है 115 बीएससी सबसेक्शन 1 के अंदर, वो एक्टिविटी से अगर कोई लॉस आ रहा है आपको, उसका कैरी फॉरवर्ड अगर पहले से आ रहा है उसका कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा आपको। नॉर्मल जो बिजनेस लॉस है वो तो मिलेगा सर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये उसी का एडजस्टमेंट की बात की गई है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और डेप्रिसिएशन जो अगर आपके इनसे रिलेटेड है, 115 बीएससी से रिलेटेड, आप देखिए सीरियल नंबर, असेसमेंट ईयर, नेचर ऑफ लॉस, अमाउंट जो रिटर्न में डाला गया है, लॉसेस नॉट अलाउड अंडर बीएससी जो मैं बात कर रहा हूं अभी, कौन कौन से लॉसेस जो अलाउड नहीं होंगे, जैसे कि मैंने बताया साइंटिफिक रिसर्च है, 33AB है, टी डेवलपमेंट अकाउंट है, साइट रेस्टोरेशन फंड है, एडिशनल डिप्रिसिएशन के कारण अगर कुछ लॉस आ रहा है तो वो सब कुछ अलाउड नहीं होगा सर। तो ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे डालनी रहेगी। अब ध्यान रखिएगा इस चीज का भी। एक है जो क्लोज 36 डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ठीक है वो हट गया, इसमें इतना ही चेंजेस है। पर मैं आपको बता दूं हमारे रिटर्न के अंदर आपको इसका बाइफर्केशन डालना पड़ेगा, क्योंकि एडवांस टैक्स के लिए क्या बोला गया है कि एडवांस टैक्स की जब 234AB की कैलकुलेशन होगी वो होगी जो आप डिविडेंड रिसीव क्वार्टर वाइज जब आप करोगे। एक वापस एडिशनल कंप्लायंस आ गई हमारे प्रोफेशनल पे, आप आईटीआर का फॉर्मेट देखोगे तो आईटीआर का फॉर्मेट भी क्या बोलता है, आईटीआर का फॉर्मेट यही बोलता है कि आपका जो डिविडेंड रिसीव है उसको आप वो क्वार्टर वाइज डालिए, और वो क्वार्टर वाइज डालेंगे तो जिस क्वार्टर में जो एडवांस टैक्स आपने रिसीव किया उसी के अकॉर्डिंग आगे 234A की कैलकुलेशन। ऐसा नहीं है डिविडेंड उठा के हमने डाल दिया, वो आपको जाने नहीं देगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर अभी काम करना शुरू कर रहे हैं, वो जब तक आप बाइफरकेट नहीं करोगे डिविडेंड का तब तक आगे जाने नहीं देगा साहब, क्योंकि एडवांस टैक्स 234AB की कैलकुलेशन वैसे ही होने वाली है, बीसी की कैलकुलेशन। तो राइट, तो ये एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था। क्लोज वाइज में लेने वाला हूं, कुछ टर्नओवर की डेफिनेशन क्या इंटरेस्टिंग चीजें मैं अभी लेने वाला हूं, पर मैं अमेंडमेंट डिस्कस करता हूं एज यूजुअल जो हमारा एजेंडा था आज के इस पर्टिकुलर सेशन का उसका। और मैं बात करता हूं नेक्स्ट, मैं शायद देख सकता हूँ शायद मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ सुशील अग्रवाल सर सीकर शायद राजस्थान से चेयरमैन रह चुके हैं, वो भी जुड़ चुके हैं जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। नमस्कार सर, आपको शायद वीडियो होने पर सामने नाम आया। सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन टू बी टेकन, ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहा हूँ जो वाकई में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो कंप्लायंस का पार्ट है, अगर उसमें हम ये कंप्लायंस नहीं करते तो आप मान के चलिए हमारे लिए बीइंग अ प्रोफेशनल बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी।
और आप करना ही इसका, अगर आपको MRL वगैरह का फॉर्मेट चाहिएगा, राजेश साहू सर का नंबर मेरे पास, मैं शेयर करूंगा, हम आपस में एक दूसरे से डिस्कस करके वहाँ पे कुछ अमेंडमेंट हम कर सकते हैं विराज सर, कि भाई हाँ कुछ चीज़ें तो हमें क्लाइंट से जो चाहिएगी वो तो आप साइन करवा के ले ही लेना, कि साहब हमारे ऊपर जितनी कम दिक्कतें आए उतना अच्छा है, क्योंकि आने वाला टाइम आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम आज सुनते भी हैं हमारे लिए। देखो सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन जो हमें लेना है वो होगा नो पर्सनल कैपिटल एक्सपेंडिचर डेबिटेड, इवन जो हम ऑडिट कर रहे हैं सर, पर हम बीइंग ऑडिटर है, हम ऐसे नहीं है कि हर एक एंट्री के अंदर घुस के उसका निचोड़ निकाल देंगे साहब, हम रेंडमली चेक करते हैं। हमें डिक्लेरेशन हम उससे लेना ही रहेगा कि साहब आपने कोई भी कैपिटल और पर्सनल एक्सपेंडिचर डेबिट नहीं किया है MRL में। चेंज इन बिजनेस अगर कुछ है वो रिपोर्ट करना पड़ेगा। इन्वेंट्री वैल्यूएशन वो कर रहा है कैसे, कई बार ऐसा होता है सर प्रैक्टिकल सिचुएशन की हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे हमारे पास पॉसिबल नहीं होता कि हम कर पाए, और इवन मैं आपको कहता हूं अगर हम नहीं कर पा रहे तो कम से कम जो हमारा ऑब्जर्वेशन क्लोज है ऑडिट के अंदर, उसके अंदर आप ये जरूर लिखें इन्वेंट्री वैल्यू हैज बीन टेकन बेसिस ऑन द वैल्यू एज सर्टिफाइड बाय द प्रोप्राइटर। कम से कम हम बताएं तो सही डिपार्टमेंट हमारी, भाई हमने वैल्यूएशन नहीं किया, कोई अंडर इंप्रेशन तो ना रहे कि कम से कम हमने बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमने वैल्यूएशन किया है। हम तो हमारी तरफ से डिस्क्लोजर दे देंगे साहब, और देना भी चाहिए। नो कैपिटल असेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक, डेट ऑफ एक्विजिशन, पुट टू यूज, सब चीजें हमारे पास वो भैया बना के दे दो आप MRL में चार्ट, हमें नहीं चाहिए, आप साइन करके हमें चाहिए। हम तो बेसिस ऑन दैट रेंडम ऑडिट करेंगे। लिस्ट ऑफ रिलेटिव 40A2 के लिए भाई ट्रांजैक्शन क्या हो रहे हैं हम कम से कम देख तो पाए। नो एक्सेप्टेंस रीपेमेंट अदर देन स्पेसिफाइड, जैसा कि हम 269 SST वगैरह देखते हैं। नो डिमांड और लीगल इशू कोई भी ऐसा है वो ऐसा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म में सब आप सभी से एक तरीके से बीइंग सजेशन है, हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं, पार्टनरशिप डीड जरूर लीजिएगा, और कोई पार्टनर में चेंजेस हुआ है वो भी आप लीजिएगा सर। और क्योंकि मेरे सामने भी कई लोगों के मैं केस देख चुका हूं, इवन दो पार्टनर रिटायर हो गया, दूसरा पार्टनर आ गया, पुराने पार्टनर के नाम पे ऑडिट रिटर्न टैक्स ऑडिट हो रहा है और सारी इंफॉर्मेशन वही जा रही है। और इवन जब हम LLP भी फॉर्म कर रहे हैं, आप कोशिश कीजिएगा जो KYC आप ले रहे हैं पैन कार्ड वगैरह, तो पैन कार्ड पे जो सिग्नेचर है कम से कम हम वो मिला लें कि भैया जो डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर कर रहा है एटलीस्ट कम से कम, ठीक है पूरी ड्यू डिलीजेंस हम नहीं कर पाते, एटलीस्ट भैया सिग्नेचर मिसमैच है, कल को पता लगा किसी दूसरे का। हम क्या जानते हैं राजेश सर, नॉर्मली प्रैक्टिकली कैसे होता है, हमारे सामने एक बंदा आता है वो बोलता है कि सर हम 2 पार्टनर है, हमारा जानने वाला ही है सर वो, और जानने वाले ज्यादा आलोचना करते हैं, हम उससे कुछ बोल नहीं सकते, वहां पे दिक्कत और रहती है। आप बोला मेरा एक और दोस्त है सर बना से बना देंगे, ये लो सब मैं साइन करा के ला दूंगा, पता लगा पैन कार्ड वगैरह लगा दिए और साइन खुद ही कर दिया। कम से कम पैन कार्ड पे जो साइन है हम कम से कम हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए उसको चेक कर लें कि भाई वही आ रहे, नहीं आ रहे तो भैया क्वेश्चन रेज करो कि भैया ये तो मैच ही नहीं कर रहे। उसको आप देखो, आप ऐसे मत बोलो कि नहीं होगा, कि साहब उसको डराना पड़ेगा हमें कि साहब कल को वहां इंक्वायरी आ गई LLP में और आपको जवाब देना पड़ेगा। हम बोलेंगे ना हमें जवाब देना पड़ेगा, वो बोलेगा दो तो साहब मेरे को क्या करना, मेरा तो बना दो आप। समस्या ये है, हमें उल्टी तरीके से क्लाइंट को हैंडल करना पड़ा। साहब कोई इंक्वायरी आ गई, मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो साइन कर रहा हूं, बोल दूंगा इसने लाके दिया। तो ये चीजें हमें हैंडल करनी पड़ेगी, KYC डॉक्यूमेंट जो भी चेंजेस हैं पार्टनरशिप फर्म के, क्योंकि एक पार्टनर आपको पता है, एक पार्टनर अगर एप्लीकेशन लगा दे उसके सारे बैंक अकाउंट सीज हो सकते हैं पूरे फर्म के बैंक के अंदर। तो आप प्लीज ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू टैक्स ऑडिट। कुछ डॉक्यूमेंटेशन जैसे टैक्स ऑडिट एंगेजमेंट लेटर है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर है। एक और इंपॉर्टेंट चीज DSC हम बराबर यूज कर रहे हैं सबका, प्लीज टेक अथॉरिटी लेटर इन आवर नेम एटलीस्ट फॉर फुल फाइनेंशियल ईयर। अगर हम पूरे साल भर अलग अलग ट्रांजेक्शन का नहीं ले पाते कोई बात नहीं, आई अथोराइज CA विराज ठाकुर, CA राजेश साहू टू यूज माई DSC for various law compliance like ROC, income tax, GST for financial year 2021. That's it. अगले साल एक और दे दो सर। कम से कम हम ये तो कहने लायक है, कल को हमने उसके पता है हम ही सबमिट करते हैं, DSC से सबमिट कर दिया, वो तो हाथ खड़े सर मेरे को तो मालूम ही नहीं कहां से सबमिट हुआ, DSC उनके पास था, कब लगा दिया मेरे को मालूम नहीं, मेरा तो प्रॉफिट इतना था ही नहीं सर। अरे सर SSC बड़ा कमाल के होते हैं, कई केसेस जब हमारे सामने सुन के हैरान रह जाते हैं, भैया ऐसा भी होता है। तो जहां तक हम प्रिकॉशन ले सकें लेना चाहिए और बिल्कुल करना चाहिए। टेक ऑल KYC, दीज आर फ्यू, क्योंकि हम थोड़ा टॉपिक वाइड है हमारा टैक्स ऑडिट का। तो मैं नेक्स्ट जो ये तो अमेंडमेंट्स थे और कुछ डिक्लेरेशन या कुछ हमें प्रिकॉशन लिए हमें जो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने
वो सारी चीजें थी। अभी मैं नई स्लाइड शेयर करता हूँ आप सभी के साथ में। और अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे, और क्योंकि क्लास वॉइस पे जाऊंगा, और यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, इस पे मैं कई बार डिस्कशन भी कर चुका हूँ। अब यहाँ क्या हुआ, टैक्स ऑडिट की लिमिट कॉन्फ्लिक्ट हो रही है आपस में, विराज सर, साहू सर। अब इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं, डिस्कशन भी करते हैं, इंटरेस्टिंग डिस्कशन। और मैं कोशिश करूंगा अगर आप चैट बॉक्स में अपना जवाब दे पाए तो और मजा आने वाला है, इंटरेक्टिव करेंगे। है क्या, आप देखिएगा, हमारे पास 1 करोड़ की टैक्स ऑडिट की लिमिट है और 2 करोड़ की 44 AD की है, और इधर से 5 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ भी कर दिया गया, वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। अब यहाँ पे टैक्स ऑडिट किन किन, क्योंकि 44 AD बीच बीच में अपनी वो बोलते हैं ना गर्दन घुसाता है, और उस कारण से हमारे कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होता है कि भैया करना क्या है। अब सबसे पहला देखो, ये जो लिखा हुआ है, मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये रहेगा, सिचुएशन है अप टू 1 करोड़, आप देखिएगा थोड़ा, आप समझिएगा, अप टू 1 करोड़ अगर मेरा टर्नओवर है, आप मानिएगा टर्नओवर है 80 lakhs और प्रॉफिट है 4 lakhs, 4,50,000, शायद दिखाई दे रहा होगा सबको, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। 4,50,000, राजेश सर दिखाई दे रहा है सर, एकदम क्लियर है, परफेक्ट। टर्नओवर 80 lakhs है और 44 AD बोलता है 6%, 8% की बात करता है, और मैं प्रॉफिट शो कर रहा हूं 4,50,000। मेरा आप सभी से क्वेश्चन इतना सा है, क्या अब इस केस में हमें टैक्स ऑडिट करना रहेगा क्या? 44 AD की बात कर रहा हूं, क्या हमें टैक्स ऑडिट करना है? आपका चैट बॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। यस ईशू जी, थैंक यू ईशू जी। अनुराग जी, यस ऑडिट रिक्वायर्ड। और भी कोशिश देख लेते हैं आंसर कुछ। ईशान जी, बहुत बहुत अच्छा, यस ऑडिट रिक्वायर्ड। भोला कुमार जी, नो। अब देखो एक आंसर आ गया है, यस। पंकज जी, यस। अभिषेक महेश्वरी जी, यस। मेरे ख्याल से प्रॉपर एक आंसर नो आया, बोला नो। अरविंद गुप्ता जी अगेन सेइंग नो, कि नहीं होगा साहब ऑडिट। पर बाकी हम इस मूड में है कि सर ऑडिट तो कर ही देंगे, करने में क्या दिक्कत है। अब आंसर, इना कंसाल जी बोल रहे हैं जी नहीं है, ऑडिट की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आंसर तो आ रहे हैं, यस। सुशील अग्रवाल सर बोल रहे हैं यस जी, ऑडिट तो करेंगे ही करेंगे। देखो आंसर मिले जुले मेरे ख्याल से, यस नो, यस नो, नो यस, तो कई आंसर है। संजय अग्रवाल जी भी यही बोल रहे हैं, रविंद्र वैद्य जी भी यस, मोस्टली आंसर यस आ गए, मतलब ऑडिट करेंगे। चलो अब इसको, सीए कोमल जगवानी जी बोल रहे हैं नो। मैं फिर रोकता हूं क्योंकि हम अब टाइम का अपना है। अब देखो इसमें ऑडिट की जरूरत नहीं है साहब। अब कई लोग यस कर रहे हैं कि सर हमने तो पिछले साल भी कर दी। आपने बता दूं 2017 के बाद जरूरत ही नहीं है, बट स्टिल क्यों नहीं है इसका भी मैं कारण बताता हूं। अच्छा, ऑडिट कर दी, क्या आपको कोई क्लोज मिला गया टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का जब हम भरने जाते हैं कि किस क्लोज के अंदर हम ऑडिट कर? मेरे ख्याल से आंसर, अच्छा इसका पूछता हूं, इज देयर एनी क्लोज अंडर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कि हम इस क्लोज के अंदर कि अगर 44 AD का कम हो रहा है, 1 करोड़ से कम हो रहा है, तो हम वो क्लोज मिला कहीं आपको? ऐसा क्लोज है कि मैक्सिमम नॉट चार्जेबल टू टैक्स आया उससे ज्यादा है और 6% स्पेसिफाइड से कम है, तो ऐसा क्लोज मिला आपको कहीं पे भी? टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में वो क्लोज है ही नहीं साहब, अगर हम ऑडिट कर रहे हैं तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, और मोस्टली ये डिस्कशन रहा है मेरा हर जगह, और हम अभी भी ऑडिट कर रहे हैं। इसका रीजन मैं बताता हूं आपको। मैं एक बार स्टॉप कर रहा हूं, और स्टॉप करने के बाद एक बार आपको लेके जाता हूं पहले बार। अच्छा चलो, टाइम वेस्ट नहीं करते, आप एक बार खुद जाइएगा। इनकम टैक्स एक्ट जो हमारा डिपार्टमेंट की साइट है ऑनलाइन, 2016 एक्ट को आप खोलिएगा, उसमें क्लोज डी देखिएगा, 44 AB क्लोज डी। वो क्या बोलता था? वो ये बोलता था, पहले 2016 की बात कर रहा हूं, वो ये बोलता था, इफ एनी एसएससी वांट टू डिक्लेयर प्रॉफिट लोअर देन द प्रेजम्पटिव इनकम एज स्पेसिफाइड 44 AD एंड हिज इनकम is exceeding not chargeable
नॉट चार्ज इनकम एक्सीडिंग अमाउंट दैट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, मतलब उसकी इनकम एक्सीड हो रही है जो नॉट चार्जेबल टोटल इनकम और 6% से नीचे दिखाना चाह रहा है, तो वो ऑडिट जरूरी है। पर 17 के बाद में आप देखिएगा अभी 2020 का एक्ट खोलेगा, उसमें 44 AD वर्ड हटा ही दिया गया है, अब उसको रिप्लेस कर दिया है 44 ADA ने। ये क्लोज कहीं नहीं है कि अब अगर आप लोअर दिखा रहे हैं तो आप टैक्स ऑडिट करना, ना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कोई क्लोज है, तो इस केस में कोई ऑडिट नहीं होने वाली है। इट इज वेरी मच क्लियर, क्योंकि यहां हम सबसे ज्यादा गलती करते हैं और मेरे को जो इनपुट आया वही मैं आपके सामने रख रहा हूं कि यहां सबसे ज्यादा गड़बड़ी हम करते हैं। नाउ अब आ जाते हैं साहब 1 करोड़ से तक तो हो गया, अब आते हैं 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में, अप टू 2 करोड़। तो यहां सिचुएशन क्या रहेगी, यहां सिचुएशन 1 करोड़ से जाता है 2 करोड़, तो हमारी लिमिट आती है 1 करोड़ के ऊपर टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी साहब, बिल्कुल करवानी पड़ेगी। बट आप ये कहते हैं कि साहब हम तो 6% 44 AD में जाएंगे, तो आप चले जाइए, आप माफ है, तो आपको ऑडिट नहीं करवानी। यू नीड टू शो 6% और 8%, वट एवर इट मे बी। क्लियर। अब आता है हम 2 करोड़ से 10 करोड़ तक, क्योंकि वो जो 5 करोड़ की लिमिट बढ़ा के 10 करोड़, उसकी भी बात करूंगा अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। 2 करोड़ से 5 करोड़ जो बढ़ गई थी 10 करोड़, तो वहां तक अगर जो 5% वाला क्राइटेरिया फिट बैठता है हमारा, वहां पे हमें 6% 8% दिखाने की जरूरत नहीं है। वहां पे तो हमें अगर वो कैश वाला कंपोनेंट देखना है, अगर टोटल रिसिप्ट में कैश का कंपोनेंट 5% से कम है, टोटल पेमेंट में कैश का कंपोनेंट 5% या उससे कम है, तो टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है साहब। और 10 करोड़ के ऊपर टैक्स ऑडिट में हाई कंपल्सरी, वहां कुछ नहीं देखना हमें। तो ये एक हम काफी आपस में चीजें चेक कर रहे हैं, और क्वेश्चन होगा मैं लूंगा लास्ट में 7 बजने से 10 मिनट पहले हम डिस्कस करेंगे इन सब चीजों को। अब आगे बढ़ता हूं साहब, ये मैं स्लाइड स्टॉप करता हूं, और नेक्स्ट स्लाइड जो हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे है, जो हम कई चीजें समझना चाह रहे हैं टैक्स ऑडिट की, वो आपसे कवर करता हूं। वेट फॉर अ व्हाइल। नाउ ये आप देखिए, यहाँ कुछ डिस्कशन वाला पार्ट है, मैंने एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है, बट स्टिल ज्यादा कॉम्प्लेक्स में हम नहीं जाएंगे, बड़े आराम से इसको समझने वाले हैं कि ये चीज है क्या और क्या हमें समझना है। देखिए मैंने यहाँ पे जो वेट फॉर अ व्हाइल अनोटेशन, लेट मी फाइंड आउट अनोटेशन पेन अभी शायद कुछ, चलो लेट इट बी, हम आगे बढ़ते हैं। देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है टैक्स ऑडिट क्लोज मैंने दिए, इस पे बहुत ज्यादा हम इंटरमीडिएट ज्यादा डिटेल में जाके डिस्कस नहीं करने वाले। यहाँ पे आप देखिए ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ सर्टेन, पहला है 1 करोड़ से ज्यादा, पर यहाँ पे प्रोविजन डाल दिए गए। अब मैं फास्ट कवर कर रहा हूँ, डी क्लोज भी दिखाऊंगा जो चेंजेस आया, जो मैं बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे चेंज क्या हो गया, अब क्या हमारे प्रोफेशनल की लाइबिलिटी है एसएससी को बताना। आपको पता है पिछले साल जो 5 करोड़ तक की लिमिट थी, उस 5 करोड़ तक की लिमिट को बढ़ा के 10 करोड़, और उसकी कंडीशन क्या लगा दी गई कि भैया आपकी जो टोटल, देखो इसका एक अच्छा सा तरीका है, आप बैंक अकाउंट कैश अकाउंट दोनों का टोटल मारो, रिसिप्ट साइड का जितना भी आ रहा है, अब उसमें से कैश अकाउंट कैश रिसीव जो हुई है वो देख लो, अगर 5% तक है तो आपका काम हो गया। उसी तरीके से पेमेंट बैंक और कैश का निकालो और उसका टोटल मारो, और वो देखो कि 5% से कम पे है या 5% है पेमेंट, तो हो गया, आपको ऑडिट नहीं करवानी साहब। ठीक है साहब। बट अब बात है यहाँ देखो, जब फाइनेंस बिल 2021 के अंदर ये चेंजेस हुआ था और इफेक्टिव है लास्ट ईयर से 2021 के लिए, हमारे लिए अभी अप्लीकेबल है ये जो 10 करोड़ का लिमिट है। अब इसमें मेजर जब एक्ट बनाइए, एक और प्रोविजो डाल दिया गया साहब, इतना इजी नहीं है इसको ऑप्ट करना, मैं आपको फिर बता दूं। यहां चेंजेस क्या डाल दिया गया विराज सर, राजेश सर, कि अगर एसएससी 10 करोड़ तक की लिमिट लेता और कैश कंपोनेंट उसके 5% तक सीमित है, परंतु उसको यह भी चेक करना रहेगा जो वो चेक से पेमेंट जो ट्रांजैक्शन कर रहा है वो अकाउंट पे ही है कि नहीं है। अगर वो अकाउंट पे ही नहीं है, इफ एसएससी फेल्स टू प्रूव कि जो पेमेंट हुआ है अकाउंट पे ही नहीं है, तो वो जो चेक से पेमेंट है वो कैश मान लिया जाएगा और वो 5% लिमिट के ऊपर हो जाएगा। एओ पूछ सकता है, 100% एओ पूछ सकता है।
अब साहब हमारे पास एसएससी को पूछो कि साहब आपके पास चेक के अकाउंट पे का प्रूफ है क्या? साहब नहीं मिलता, हम भी जानते हैं। उसको तो चेक की लीव्स मिल जाए वही बड़ी बात है। कई जगह तो ऐसी हालत है, कई जगह तो पीछे लिखते ही नहीं विराज सर, हमें ही माथा कूट करनी पड़ती है भैया क्या कहाँ है। कई बार तो हमें ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ता है, 15,000 की ऑडिट के लिए 20,000 का लेबर लगा देते हैं, पर वो इलाज नहीं है सर, कई जगह तो करना पड़ता है। तो अब अगर एसएससी प्रूफ पहले, पर देखो बीइंग अ प्रोफेशनल हमें हमारी लायबिलिटी है। एसएससी बोलता है साहब अब तो 10 करोड़ हो गई, क्या करना है, हमें ऑडिट की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं सर, आप क्या आपके पास अकाउंट पे ही चेक है साहब, अकाउंट पे ही चेक आपने जो इशू किया उसका प्रूफ है? नहीं है साहब, तो भैया आप ऑडिट करवा लीजिए। AO in a self assessment can ask SSC to provide the proof of account पे ही चेक। अगर वो नहीं कर सकता तो भैया आप तैयार रहिए केस की रिसिप्ट मानने के लिए। तो ये एक मेजर अमेंडमेंट था जो 21 के अंदर हुआ। और फिर प्रोफेशन, इस अब मैं और क्लोज पे इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि और भी पॉइंट हमारे पास है, फिर कुछ क्लोज पे हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि मेजर चेंजेस है। नाउ सी क्लोज में बोलता है कि जो ठीक है, हम 44 AE में अगर लोअर दिखाना चाहते हैं उसमें, और 44 BB और BB ट्रिपल बी है जो नॉन रेजिडेंट वाले हैं, अगर वो स्पेसिफाइड इनकम से कम दिखाना चाहते हैं तो ऑडिट करवानी। अब आप देखिए जो मैं आपको डी क्लोज बता रहा हूँ, आप देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कहीं से मेरे को एनोटेशन मिल जाए। मैं एक बार स्टॉप कर रहा हूँ ताकि इजी रहेगा, वापस स्टॉप करके वापस शेयर करता हूँ। पहले वाले में था, अब क्यों नहीं आ रहा, लेट मी फाइंड आउट। अभी भी नोटेशन नहीं है, चलिए नो इशू, ठीक है। अब डी क्लोज देखिएगा, डी क्लोज में क्या बोलता है, अब देखिए जो वर्ड यहाँ पे पहले 2016 से पहले थे, देखिए केयरिंग ऑन द प्रोफेशन वर्ड है, पहले बिजनेस था जो मैं बता रहा हूं ना, जो लोअर द आप अगर 44 AD की लोअर दिखाना चाह रहे हैं वहां ऑडिट करानी पड़ेगी, वो पहले डी क्लोज में था। अब डी क्लोज में प्रोफेशन वर्ड आ चुका है, आप देखिएगा दिखाई दे रहा है मेरे को। एनोटेशन पता नहीं क्यों कुछ टेक्निकल कारण से मिल नहीं रहा, अंडरलाइन नहीं कर पा रहा। और सेकंड लाइन पे देखिएगा वर्ड यूज हो चुका है 44 ADA। AD नहीं है कहीं पे भी, आप मेरे को बता दीजिएगा पूरे 44 AB में जहां पे ये लिखा हो अगर एसएससी लोअर इनकम डिक्लेयर करना चाहता है तो उसको ऑडिट करवानी पड़ेगी, कहीं नहीं लिखा हुआ साहब। 44 चंचल पटेल जी शायद कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मेरे ख्याल से हम लास्ट में लें तो ज्यादा बढ़िया होगा। आप लिखिए ताकि हम फ्लो में। राजेश सर कैसा करना है अपन को, अगर चाहे सर क्वेश्चन आंसर लास्ट में लेते हैं ताकि आपका जो ओरिजिनल प्रेजेंटेशन है पहले हम लोग सुन लें। हाँ, तो सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध है कि वे अपने अपने क्वेश्चन जरूर नोट डाउन कर लें और आखिरी में हम जरूर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन में। कंटिन्यू सर। और शायद जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, मैं जहां तक समझ सकता हूँ यही क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं जो मैं अभी आगे रखना चाह रहा हूँ। आप ये बोलेंगे कि सर वो जो नीचे आप ई क्लोज है वो क्या है सर, फिर जो दिखाई दे रहा है सर वो 44 AD4 है, और 44 नीचे आपको ई क्लोज दिखाई दे रहा है सर, यही तो है वो क्लोज। नहीं साहब, ये बोलता है 44 AD4। ये क्या बोलता है, ये बोलता है अगर एसएससी 44 AD ऑप्ट करता है और 5 साल तक ऑप्ट करने के बाद आगे के 5 सालों में किसी भी साल में बाहर हो जाता है, और जिस साल वो बाहर होता है उसके आगे के 5 साल तक उसको ऑडिट करवानी रहेगी। ये क्लोज ये बोलता है, प्रोवाइडेड अगर उसकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट जो नॉट चार्जेबल टू टैक्स है उससे ज्यादा है। ये क्लाउज ये बोलता है, ये क्लोज ये नहीं बोलता कि 6% या 8% से कम है तो ऑडिट करवानी पड़ेगी। तो आप ध्यान रखिएगा ये चीज, जो ई क्लोज है वो ई क्लोज केवल 44 AD4 की बात करता है, बाकी लोअर इनकम की बात नहीं करता। तो मेरे ख्याल से ये भी क्लियर होगा आपको। नाउ अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज, अब सर अब जो टर्नओवर आता है उसके अंदर जो डिफाइन है 44 AB में, वहां कई क्वेश्चंस रहते हैं कि सर टर्नओवर में क्या आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे एग्रीगेट अमाउंट है, अब देखो नोट टू बी डिडक्टेड यहाँ पे मैंने डाला, जैसे कैश डिस्काउंट है, इमीडिएट कैश मेमो सेल इनवॉइस है, वो फॉर्म पार्ट होता ही नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, वो टर्नओवर का पार्ट नहीं होगा। अब बात आता है कि सेल्स एक्साइज GST सर इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। देखो अगर हम सेपरेटली अकाउंट फॉर कर रहे हैं, हम अगर कलेक्ट कर रहे हैं और सेपरेटली अलग अकाउंट है हमारा आउटपुट लाइबिलिटी का GST के अंदर, और उसको हम गवर्नमेंट को डिस्चार्ज सेपरेटली बैलेंस शीट से लेके जा रहे हैं तो बिल्कुल नहीं होगा। परंतु मैं आपको बता दूं, मैं आपका ध्यान लेके जा रहा हूँ 145 जो हमारा सेक्शन है उसके अंदर अगर आपने इंक्लूड करके इनकम में डाल दिया किसको, GST को, तो आपका टर्नओवर में काउंट होगा साहब। और स्क्रैप इस पे भी आ चुके हैं लोग कि भाई सर स्क्रैप अगर आप बिजनेस से रिलेटेड है तो आपका टर्नओवर का आप अदर इनकम दिखा के उससे बाहर नहीं कर सकते, वो भी एक ऑपरेशनल साइकिल है आपका, ध्यान रखिएगा। नाउ टू बी डिडक्टेड ट्रेड डिस्काउंट, ठीक बात है, ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट होना चाहिए, सेल में आएगा नहीं।
कई बार होता है टर्नओवर डिस्काउंट मिलता है सर। कई बार क्या होता है कि हम एसएससी को बोलते हैं कि भैया तू अगर 1000 यूनिट सेल कर देगा तो 1000 यूनिट सेल करते ही तेरे को क्या करेंगे, अभी तो रेट 100 रुपए लगा रहे हैं, तेरी वो रेट 90 रुपए कर देंगे साहब। तो वो डिस्काउंट टर्नओवर, माइंड इट, जब भी हम उसको क्रेडिट नोट इशू करें तो वो डिडक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। तो और एक्साइज का मैंने जीएसटी को आपको बताई, वहां पे सेल्स रिटर्न जो है, सेल प्रोसीड ऑफ एनी शेयर सिक्योरिटी डिबेंचर हेल्ड एंड इन्वेस्टमेंट, में आपको बता दूं जो अगर हमने इन्वेस्टमेंट, चाहे प्रॉपर्टी हो चाहे इन्वेस्टमेंट हो, सिक्योरिटी, वो सब अलग पार्ट रहेंगे कैपिटल गेन की। इवन दो हम हमारी बिजनेस की बैलेंस शीट में दिखाते हैं, वो कभी भी टर्नओवर का पार्ट नहीं रहेंगे, ना ही फिक्स एसेट रहेगा। नाउ अब आता है एक और क्वेश्चन आता है कि साहब हम कंसाइनमेंट पे एजेंट को भेजते हैं, तो सर क्या वो सेल का पार्ट होगा क्या? होता है ये मोस्टली हमारे कई बिजनेस हम देखते हैं छोटे शहरों में, तो जब एजेंसी बिजनेस वगैरह होते हैं तो वहां पे ज्यादा होता है कि एजेंट को कंसाइनमेंट पे माल भेज दिया। तो वहां आपको बता दूं, जब तक रिस्क और रिवार्ड ट्रांसफर अगर हो गया एजेंट को, तो वो सेल में आएगा ही आएगा, आपका टर्नओवर का पार्ट बनेगा और जो 1 करोड़ की लिमिट है उसमें काउंट होगा। और अगर नहीं हुआ, केवल आप एज एजेंट भेज रहे हो, तो काउंट नहीं होगा। अब एक और मोस्ट इंटरेस्टिंग डिस्कशन, सर डेरिवेटिव की भी बात कर रहे थे, केवल सिंपल यहाँ पे डेरिवेटिव का एक छोटा सा पॉइंट लूंगा। अब आता है हमारे शेयर्स, और आप मान के चलिए सर, अभी एक स्कैम 92 करके एक मूवी आई थी हर्षद मेहता की, उसके बाद तो लोगों का उसका जो कॉन्फिडेंस था, उसके बाद तो लोगों में और कॉन्फिडेंस आ गया साहब। रिस्क है तो इश्क है साहब, ये तो बिना उसके तो हो ही नहीं सकता जिस तरीके। और मैं रियली रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू कि वो मूवी एक बार जरूर देखिएगा। मैंने पहली बार वेब सीरीज देखी कि कॉन्फिडेंस क्या होता है, और बीइंग ए प्रोफेशनल हमें वो कॉन्फिडेंस चाहिए साहब। तो उसके अब क्या हर एक, आप देखो हमारा मोस्टली, अब देखिए धीरे धीरे हर एक एसएससी के पास में सिक्योरिटी में ट्रांजेक्शन है मोस्टली, अब इंट्राडे भी कर रहा है वो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ समझने वाले कुछ 2-3 चीजें मैं आपको बता रहा हूं, आप जरूर ध्यान रखिएगा। नंबर 1, पहले आते हैं स्पेकुलेटिव नॉन स्पेकुलेटिव पे। स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन वो हो गए जो विदाउट डिलीवरी हम करते हैं, और उसके लिए मार्जिन मनी फुल पेमेंट नहीं करना पड़ता। हम सब जानते हैं, बीइंग अ सीए हमको बताने की जरूरत नहीं। पर यहाँ एक बात बताने वाली है कि डेरिवेटिव्स को, कमोडिटिव डेरिवेटिव्स हो चाहे सिक्योरिटी डेरिवेटिव्स हो, उनको स्पेकुलेटिव बिजनेस से बाहर कर दिया गया है। मीनिंग देयर बाय, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देखो फिर लॉस कैरी फॉरवर्ड भी अलग अलग होता है। स्पेकुलेटिव का लॉस 4 साल कैरी फॉरवर्ड होता है, और नॉर्मल बिजनेस का 8 साल होता है। तो यहां आपके बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे। फिर अगर आपने गलती से भी, अब फ्यूचर एंड ऑप्शन वो डेरिवेटिव्स के पार्ट है, तो वो हम नॉर्मल बिजनेस में ही आएगा, वो नॉर्मल बिजनेस में ही आएगा साहब। वो नॉर्मल बिजनेस में आएगा तो हमारे सारे प्रोविजन नॉर्मल बिजनेस वाले। अब बात आती है सर फिर स्पेकुलेटिव कौन सा होगा? स्पेकुलेटिव होगा इंट्राडे। इंट्राडे जो हम कर रहे हैं कि हम स्क्वायर ऑफ कर देते हैं ड्यूरिंग द डे, तो वो एक हमारा स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन रहेगा। तो दोनों की अलग अलग डिटेल बनाएगा। अब आप कहते हैं कि सर ये जो इंट्राडे जो ये है, क्या कैपिटल गेन मान सकते हैं? नहीं मान सकते साहब। इट इज डिफाइंड कि ये बिजनेस का, अपनी जो डेरिवेटिव्स है ये नॉर्मली बिजनेस का पार्ट होगा, नॉर्मली बिजनेस का पार्ट होगा। कोई हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि ये क्या रेगुलरली है, तो नॉर्मली इसका नेचर क्या होता है? बिजनेस का ही होगा, राइट। अब बात आती है टर्नओवर कैसे काउंट करना है, क्योंकि टर्नओवर पे है। तो मैं आपको बता दूं 3, वैसे तो मेरे ख्याल से सबको मालूम है, हमारा गाइडेंस नोट भी ये बोलता है। और अच्छा थोड़ा मेरे को लगता है कि कुछ पेंसिल वाली दिक्कत आ रही, पता नहीं क्यों आज दिखाई नहीं दे रहा। स्टिल देखो, अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट की, एक सेगमेंट से हमें प्रॉफिट हुआ 100 रुपए एक लोट से, और एक लोट हमने इन्फोसिस का खरीदा था, उस पर लॉस हो गया क्योंकि इनकम टैक्स साइड वो सही नहीं चला रहा, लोगों का फेथ उड़ गया, उससे 80 रुपए का लॉस हो गया। आप समझिएगा थोड़ा सा, मेरे ख्याल से यहाँ पे मेरे पास वो पेंसिल नहीं आ रही, ऑप्शन ही नहीं आ रहा, अभी आ रहा था अब नहीं आ रहा। तो 100 रुपए का प्रॉफिट एक लोट से हुआ टीसीएस से, और एक लोट से हुआ 80 रुपए का लॉस, राइट। तो हमारा टर्नओवर क्या होगा? लोट का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, मेरे ख्याल से उसमें नंबर ऑफ शेयर्स रहते हैं। तो 100 + 80 हमें माइनस नहीं करना है, तो 180 रुपए का हमारा टर्नओवर माना जाएगा, और उस 180 रुपए को टर्नओवर मान के हम काम करेंगे साहब। और कई बार हम क्या होता है, बीइंग अ राइटर ऑफ ऑप्शन, हमें प्रीमियम भी मिलता है, तो वो प्रीमियम भी ऐड हो जाएगा साहब। तो वो भी आप ध्यान रखिएगा, वो भी आपका पार्ट होगा टर्नओवर का। तो ये
जो चीजें टर्नओवर की है। अब बात आती है कि साहब ये डेरिवेटिव्स हैं, क्या डेरिवेटिव्स पे 44 AD अप्लाई हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है साहब, कहीं मना ही नहीं है, कहीं मना ही नहीं है, हो सकता है। तो मैं इसको यहीं रोकता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। देखो वैसे तो मैंने बहुत सारी लिस्ट दी हुई है यहाँ पे, पर समय की अपनी सीमा है हमारे पास, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं जो हमें डिस्कस करनी है। अब मेजर चीज देखिए, फॉर्म 3CA और 3CB, ये वैसे बता दिया, इस पे मैं ज्यादा अच्छा, यहाँ एक और चीज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, खैर वो क्लोज आएगा उससे पहले मैं एक चीज ये आपको समझा देता हूँ। सीए क्या है? सीए अगर किसी भी, क्योंकि ये फॉर्म है, स्टेटमेंट तो 3CD के रूप में हमारा जाता है, जहां ऑडिट होनी होती है दूसरे लॉ के अंदर तो 3CA जाता है, और 3CB जहां ऑडिट नहीं हो, जैसे प्रोप्राइटर के केस में नॉर्मली, तो वहां पे फॉर्म 3CB जाता है, राइट। तो ठीक है, अब देखिए सर, एक मेजर चीज हमारा इंस्टीट्यूट ने भी गाइड किया है कि हम, मेजर चीज बता रहा हूं, और हम में से मोस्टली 98% में श्योर हूं, हम में से ये फॉलो ही नहीं कर रहे, और ये चीज है मैनेजमेंट और ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, SS 700। मैं आपको बता दूं, शायद अमरावती के लोग भी शायद यहाँ जुड़े हुए हैं, जैसा कि बताया था, वहां से भी लोगों से काफी अच्छा हमारा इंटरेक्शन हुआ, वहां भी मैंने ऐसे 700 डिस्कशन किया था। तो 700 डिस्कशन जो था वो ये बोलता है कि भैया आपको अपनी लायबिलिटी डिफाइन करनी पड़ेगी। इंस्टीट्यूट सभी को कह चुका है बाय द मतलब गाइडेंस नोट के थ्रू, क्लेरिफिकेशन के थ्रू, कि आपको ये चीजें ऑडिट रिपोर्ट में डालनी ही रहेगी। अब सब डालें कहाँ? हमारे पास कोई अलग से कोई अटैचमेंट है नहीं, तो मैं आपको बता दूं, आप देख पा रहे हैं, देखो प्लीज बियर मी, क्योंकि पेंसिल नहीं है। देखिए आपको एक नंबर मैनेजमेंट एंड ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो आपको नीचे इस पैराग्राफ में नीचे एकदम बोल्ड कलर में दिखाई दे रहा होगा, अंडर क्लोज 3 ऑफ फॉर्म 3CA और क्लोज 5 ऑफ फॉर्म 3CB। यहाँ एक ऑब्जर्वेशन वाला क्लोज है, हम जब सब भरते हैं तो वहां पे एक ऑब्जर्वेशन आता है, उस क्लोज के अंदर आप प्रॉपर और मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्लोज डाल दीजिए, ऐसा कैसा कि भैया हम कहीं के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमारी लायबिलिटी केवल चेक करना है, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। और इंस्टीट्यूट कई बार इसको एम्फेसाइज कर चुका है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी से, अगर आपको इसकी लैंग्वेज चाहिएगी, मैं मेल आईडी भी दूंगा, और इवन मैं साहू सर से शेयर कर दूंगा को क्या मैं लैंग्वेज इंस्टीट्यूट की तरफ से डिफाइन है, मैं आप सबसे शेयर करता हूं, ताकि हम बीइंग अ प्रोफेशनल हमारी ड्यूटी प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज कर पाए। तो आप ध्यान रखिएगा, आपकी बार जो ऑडिट रिपोर्ट जाए तो इस क्लोज के साथ में जानी चाहिए साहब। जो क्वालिफिकेशन पैरा है, अब उसमें भी क्या होता है, हम क्वालिफिकेशन ऐसा ही छोड़ देते हैं। वहां भी इंस्टीट्यूट ने कहा है कि अगर कोई क्वालिफिकेशन डाल रहे हो, जैसे कि उसमें आता है कि स्टॉक वैल्यूएशन पे, तो हमें वहां पे लिखना चाहिए कि वी बीइंग अ ऑडिटर आर evaluating this particular stock value basis on the certificate issued by the proprietor। प्रॉपर लिखेंगे भैया, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम अकल को आप डिपार्टमेंट ये सोच ले कि भैया ऑडिटर ने सारी साहब क्लीन चिट रिपोर्ट दी है, इसका मतलब इसने स्टॉक भी वेरीफाई किया है। तो ये ध्यान रखिए, इंस्टीट्यूट स्पेसिफिकली इन दोनों क्लोजों के रूप में है। तीसरा आता है टैक्स ऑडिट एंड यूडिन। देखो ये हम सभी को पता है, ये तो लास्ट टाइम भी काफी ड्राइव चली थी, पर कई लोगों ने फिर भी नहीं किया। इंस्टीट्यूट के पास में फिर वो रिकॉर्ड गया और इंस्टीट्यूट ने फिर क्लैरिफिकेशन इशू किया कि टैक्स ऑडिट का यूडिन जनरेट करो। और अब तो हमें डिपार्टमेंट की साइट पे जाके भी मतलब हमारी जो साइट है उस पे जाके भी अपडेट करना पड़ता है। वो नहीं किया तो डिपार्टमेंट ने साफ कह दिया कि साहब हम ये मानेंगे कि वो इनवैलिड है। और कोड ऑफ इथिक्स को हम पालन कर ही रहे हैं, चाहे हमारी डिफाइंड जो 6 जो हमारी ऑडिट लिमिट, कैन एनीवन लेट मी नो हमारी टैक्स ऑडिट लिमिट का any tax audit limit 60। perfect अनुराग जी, perfect, it is 60। ईशान जी, विजय जी, perfect। इथिक्स हम परफेक्टली जानते हैं 60। पर आप हमको ये भी पता है, अगर हम पार्टनरशिप फर्म में कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं ये रिवॉल्व हो सकती है, कि मतलब अगर एक पार्टनर 10 पार्टनर है, अगर एक पार्टनर 600 ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहा है तो कर सकता है, पर बाकी के पार्टनर फिर कुछ भी साइन नहीं करेंगे। मतलब पूरी फर्म के पास फिर 600 की लिमिट आएगी, वो पार्टनर के बीच में कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, राइट। तो ये एक और चीज है जो हमारी इंपॉर्टेंट है।
नाउ अब मैं कुछ क्लोज वाइज थोड़ी बहुत, हम फिर लास्ट के 10 से 15 मिनट सेशन को रखेंगे भी, ताकि हम आपस में डिस्कस कर पाएं, कोई भी क्वेरीज रहे होगा भी तो 7:15 एक और मीट है, तो कोशिश करेंगे 7 तक हम इसको वाइंड अप कर पाएं। देखो ये सब चीजें हैं, मैं आपको फिर बता दूं, अभी कुछ क्लोज है, मेन कुछ क्लोज पूरा तो नहीं, पर हम थोड़ा बहुत डिस्कशन कर पाएंगे। क्लोज तो मेरे ख्याल से सबको मालूम है, पर फिर भी कुछ क्लोज पे हम डिस्कशन कर लेंगे। मेन जो अमेंडमेंट्स हम कर चुके हैं, हम कुछ जो चीजें हमें ध्यान में रखनी है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब क्लोज पे कुछ आते हैं पॉइंट। नेम ऑफ द एसएससी, ठीक है, वेरीफाई द नेम एसएससी फ्रॉम द रजिस्टर। मैंने आपको फिर कहा किसी के बोलने पे मत जाना, सब डॉक्यूमेंटेशन आप अपने पास हमें रखना होगा। केवाईसी जो है वो हमें रखना ही होगा, राइट। तो ब्रांच का, अब देखो एक वो छोटी सी चीज है, हम ब्रांच पे ध्यान ही नहीं देते सर, वहां जीरो आ जाता है हर बार। अब तो और अच्छा काम हो गया, हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं विराज सर 26 AS से, वहां पे जीएसटी वाइज टर्नओवर की डिटेल आ रही है कि भैया तुमने 10 तो जीएसटी नंबर ले रखे हैं और मेरे को तुम बता रहे हो कि मेरी कोई ब्रांच नहीं है, तो भैया ये कैसे है। देखो वैसे देखा जाए 26 AS का नया फॉर्म जो है वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल। अब तो सारी रिपोर्टिंग उसमें होगी, उसके केस वगैरह ऐसे तो बताता ही नहीं है वो। 20 अकाउंट होते हैं, आप देखिए हमारे जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के नोटिस इशू हुए, तब वो क्लाइंट, अरे सर ये तो मेरे को पता ही नहीं था, मेरा बैंक अकाउंट ये भी था, इसमें भी इंटरेस्ट था, आपने भी देखा होगा सर सब ये, अरे सर और इंटरेस्ट कितना आ रहा है सर, छोटा मोटा नहीं आ रहा, किसी में 1.5 लाख आ रहा है, किसी में 2 लाख। अरे भाई तेरे को मालूम ही नहीं 1.5 लाख का इंटरेस्ट आ रहा और तू कह रहा मालूम नहीं। अरे सर वो अब पता नहीं चला सर। क्लाइंट मतलब आप समझिएगा, हमें ही अपना प्रिकॉशन लेना है और कुछ नहीं है। एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, एड्रेस, चाहे आप यूटिलिटी बिल, तो देखो अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये चीजें करनी चाहिएगा। जब डिसिप्लिनरी कमेटी में मैं देख चुका हूं कई लोग जब फोन आते हैं कि ये केसेस भी होते हैं। अब आजकल तो डिपार्टमेंट तो पल्ला छाड़ता है कि साहब कंपनी इनकॉर्पोरेशन करी है सीए ने, मतलब उसने देखा है, अब वहां से उससे फ्रॉड हो गया तो सीए को पहले, सबसे पहले कौन है भाई, पहले सीए, उसको नहीं पकड़ेंगे एसएससी को, एसएससी तो आई नहीं भैया, सीए को उसने साइन किया सर्टिफाई, उसको उठा लो भैया, ये एड्रेस कैसे आपने सर्टिफाई किया। भैया हमारे पास तो ये डॉक्यूमेंट थे, हमारे पास सब थे, बिजली का बिल लिया, ये लिया वो लिया, तब हमने जाके सर्टिफाई किया। तो कम से कम हमारे पास आप बिल्कुल एविडेंस लें, जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो कुछ छोटी चीजें, केवाईसी पे बिना केवाईसी किए हमारे जो आर्टिकल्स हैं सबको बताना पड़ेगा कि भैया ये तो रिक्विजिट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए ही चाहिए। आने वाले टाइम है वहां जहाँ बहुत ज्यादा चीजें हमारे लिए, ब्रांच के एड्रेस कैसे हम जस्टिफाइड कर सकते हैं, वो सब आप एक बार जरूर देखिएगा। अब बात आती है क्लोज 4 की, वेदर द एसएससी इज लायबल टू पे इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एटसेट्रा, जीएसटी, प्लीज फर्निश द रजिस्ट्रेशन डिटेल। देखो ये अब हमारे लिए अच्छा हो गया जो हम 26 AS से निकाल सकते हैं। इस पे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला क्योंकि वो डिटेल्स है, पर मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ कि सोर्स हमारे पास क्या रहेगा। कल को हम ध्यान में नहीं रख पाए, 26 AS निकालो, सब वेरीफाई करो भैया ये रजिस्ट्रेशन है और आप उसकी डिटेल उसके अंदर डाल दो। इवन जीएसटी की साइट से भी हम जब पेन नंबर डालते हैं तो हमारे पास इंफॉर्मेशन अब आने लगी है, उसके सारे डिटेल्स आने लगी है। और एक और साथ चलता चलता जो हमारे बोगस वाले आ रहे हैं, क्योंकि हम केस देख रहे हैं, तो आप सभी को ये एडवाइस दो कि भैया केवाईसी क्लाइंट को भी, क्योंकि आप जानते हैं बोगस वाले केस कैसे हो रहे हैं, कि सब केवाईसी लें तो ज्यादा ठीक रहेगा। स्टेटस मेंशन जो है कि भैया इंडिविजुअल, वो ठीक है, उस पर मैं नहीं जा रहा। 44 AB अंडर विच ऑडिट हैज बीन कंडक्टेड, सर मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां पे हम गड़बड़ी करते हैं। ये क्लोज वो है, या मेरे ख्याल से आप सभी को याद होगा कि हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन से क्लोज के अंदर हम ऑडिट कर रहे हैं। 44 ABA, ABB, ABC, और एक आता है थर्ड प्रोविजो ऑफ सेक्शन 44 AB। अब ये क्या है, ये मैं आपको बता दूं। हम जब कंपनीज ऑडिट करते हैं, देखो यहाँ मोस्टली देखना, मैं फिर कह रहा हूँ, ये परसेंटेज 80% होगा जो हम ये कर रहे हैं। कंपनीज की ऑडिट कर रहे हैं तो हम कौन सा सेलेक्ट करते हैं, कंपनीज की ऑडिट कर रहे हैं तो हम पहला वाला ही सेलेक्ट करते हैं, 44 ABA। मेरे ख्याल से मोस्टली ये करते हैं क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ का टर्नओवर ऊपर चला गया और उसकी ऑडिट हो रही है दूसरे एक्ट में भी, तो इसके लिए स्पेसिफाइड क्लोज है हमारे पास 33rd प्रोविजो 44 AB। उसमें ऑप्शन आता है, अगर किसी भी एसएससी की दूसरे लॉ के एक्ट के अंदर कोई ऑडिट हो रही है तो हमें वो ही सेलेक्ट करना है। प्रोविजो जो है वो प्रोविजो ओवरराइड कर देगा उसको। एक मतलब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ है तो आप ये कहते हो कि साहब क्योंकि कंपनी 44 AD में आ नहीं सकती तो उसके तो 1 करोड़ के ऊपर वो 5% वाली लिमिट भी फुलफिल नहीं है तो उस पर तो टैक्स ऑडिट होगी, तो 44 AB है, नहीं, थर्ड प्रोविजो 44 AB आएगा साहब।
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है, एक और प्रैक्टिकल सिचुएशन, अगर किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन मार्च के अंदर हुआ, मार्च 2021 के अंदर, और उसी में उसका टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर निकल गया। अब वो मार्च का, आपको पता है कंपनीज एक्ट के अंदर पहली जो ऑडिट होती है 15 महीने जो भी डिफाइंड है वो उसी की होती है, तो वो उस साल की तो होगी नहीं ऑडिट उसकी, मतलब जो एनुअल हमारे जो रिपोर्ट जाएगी वो तो जानी नहीं है। आप समझिएगा जो मैं बता रहा हूँ एग्जांपल, अगर किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 19-20 के अंदर हुआ मानो, और 20 मार्च के अंदर हुआ, तो वो तो 15 साल की, जब 20-21 खत्म होगा तो एक साथ में फिर हम एनुअल कंप्लायंस करेंगे, उसकी ऑडिट रिपोर्ट भरेंगे, सब आरओसी को सबमिट करेंगे 20-21 के समय, और उसका टर्नओवर 2 करोड़ से मार्च के अंदर ही निकल गया, वहां पे वो क्लोज काम आएगा आपका, क्योंकि ऑडिट तो हुई नहीं है थर्ड प्रोविजो के अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर, तो वो फिर हमारा क्लोज काम आएगा वहां पे 44 ABA वाला। उसी तरीके से LLP एक्ट के अंदर अगर ऑडिट होती है तो हमारा थर्ड प्रोविजो 44 AB काम आएगा। जैसे 25 लाख से कंट्रीब्यूशन है, वो शायद 40 लाख या 60 लाख टर्नओवर लिमिट है जिसमें LLP एक्ट के अंदर ऑडिट होती है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लोज है, यहाँ पे मोस्टली मिस्टेक करते हैं, और यहाँ आप ध्यान रखिएगा व्हाइल सेलेक्टिंग टैक्स ऑडिट क्लोज नंबर 8। आगे बढ़ता हूं और हम थोड़ा जितना भी 10-15 मिनट के अंदर डिस्कशन कर सकते हैं, क्लोज पे हम डिस्कशन करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन 15 मिनट रखते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है क्वेश्चन होने चाहिए, तो 10 से 15 मिनट हम टाइम उसको स्पेयर करेंगे। इफ फर्म एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंडिकेट नेम ऑफ द पार्टनर मेंबर्स एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड इफ देयर इज एनी चेंज इन पार्टनर मेंबर और देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं, इसके लिए जो मैं अभी बात भी कर रहा था पार्टनरशिप फर्म वाली, एओपी के अंदर भी जो भी चेंजेस होते हैं, और सर खास तौर पे तो सोसाइटी के अंदर तो ऐसा ही होता है, वो सालों साल तक वही चलता है, ट्रेजरर सेक्रेटरी सब बदल जाते हैं और ऑडिट रिपोर्ट उन्हीं के नाम से जाती रहती है। और छोटे शहरों में तो वो ट्रेजरर वगैरह सब इतना माहौल इतना सही रहता है, अरे उसी पे ओटीपी उसी पे आता है जो पहले वाला था 2 साल पहले ट्रेजरर, वो फिर ओटीपी दे देता है, जाने तो मेरे आधार से, इतना फेथ रहता है। पर मैं आपको बता दूं, ये वैसे देखा जाए तो बीइंग अ प्रोफेशनल हम नहीं सबमिट कर सकते, आप समझिएगा, हमें पता होना चाहिए करंट में कौन डेजिग्नेशन है और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और आपको पता है आपकी बार तो जो हमारा डिसोल्यूशन पार्टनरशिप वाला जो चेंजेस आया है 9B और 45(4) वाला, वो ऑल टुगेदर पूरा हिला देगा इस पूरी वर्किंग को। तो इसलिए अमेंडमेंट जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, पार्टनरशिप डीड, सप्लीमेंट्री डीड आप जरूर मांगे। एलएलपी के अंदर तो सबमिट करनी पड़ती है, मैं आपको फिर बता दूं, नॉर्मल जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें भी आपको रिटायरमेंट डीड रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है। रजिस्टर्ड नहीं कराओ तो कोई बात नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, पर वो कंसिक्वेंसेस आप मतलब अलग रहेंगे, आपको पता ही। अच्छा सर, एक और चीज मैं बता दूं, सेक्शन 184 जब बात चल रही है पार्टनरशिप फर्म की, यहाँ पे एक और कंडीशन इंपोज करता है जिसको हम इग्नोर करते हैं। वो ये है कि पार्टनरशिप फर्म का असेसमेंट 2 तरीके से हो सकता है, कि पार्टनरशिप एज सच और एज एओपी। उसमें कंडीशन है 184 सेक्शन के अंदर विराज सर, कि कंडीशन क्या है कि आपके जो फर्स्ट जब आप रिटर्न भरोगे उस समय आपका पार्टनरशिप रिटर्न में होके वो सबमिट होना चाहिए डिपार्टमेंट को। अगर आप वो सबमिट नहीं करते तो आपको एओपी मान लिया जाएगा, ऐसा बोला उसके अंदर। और हम में से मेरे को पता है 95% कोई सबमिट नहीं करते। पर सर सबमिट कहाँ करें, रिटर्न से कहाँ सबमिट करें? मैं आपको फिर कहता हूँ, ये आप वहाँ जुरिस्डिक्शन काउंटर पे चले जाइए, अगर वहाँ भी नहीं लेते, आस्क काउंटर हमारे नीचे होते हैं, थप्पा लगा के जमा करवाइए एक लेटर फॉर्मेट कि हम वी आर सबमिटिंग द डीड। देखो लो है, सेक्शन है, कल को कहीं कुछ इन्वोक कर दे, पता नहीं लगता फेसलेस असेसमेंट में, राइट। तो ये सब चीजें हमारे ध्यान होनी चाहिए। तो ये था एक हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड, जो हमें प्रॉपरली इन सब चीज़ों को लेना चाहिए, रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना चाहिए, सब कुछ एओपी वगैरह का जो हमारे चीज़ें हैं वो इकट्ठा करनी चाहिए। अब आता है कि नेचर ऑफ बिजनेस, राइट, वो एक और इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वो डिफाइन करता है हमारे नोटिसेस को भी। मेरा सर हमने देखे हैं कि बहुत सारे नोटिसेस इशू हुए कि हमने कह दिया जी 44 एडीए में ऑडिट होती है, जबकि जो वो हमने नेचर ऑफ बिजनेस जो सेलेक्ट किया, जो कोड सेलेक्ट किया, वो अलग ही कर दिया। वो 44 एडी का था ही नहीं, वो स्पेसिफाइड प्रोफेशन था ही नहीं। अगर उसके लिए हमें देना भी पड़ता है, नेचर ऑफ चेंज है तो वो कोड भी सेलेक्ट करने पड़ते हैं, वो सारी चीजें हमें सेलेक्ट करके सबमिट करने पड़ते हैं। तो ये एक पॉइंट था जो हमें ध्यान रखना है। अब आते हैं कि 44AA के बारे में। अब ये क्या बोलता है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि मोस्टली हमें 44AA
जो बोलता है रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिस्क्राइब्ड केवल एक केस में, आपको पता है प्रोफेशन वाले में, तो आप ये ध्यान रखें। पर्टिकुलर किन किन को इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए लिमिट बढ़ के अब 25 लाख हो चुकी है, आप ध्यान रखिएगा। जो पहले 1,20,000 1,50,000 थी उस पर मैं नहीं जा रहा, तो ये भी हम ध्यान से भरें कि क्या है क्या नहीं है। और लिस्ट ऑफ बुक्स ऑब्टेन द एसएससी कंप्लीट लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वैसे तो हम जानते ही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे हमारे मोडस ऑपरेंडी लिखे हैं, मैं शेयर भी कर दूंगा मेरी स्लाइड, ये हमें ध्यान रखने चाहिए। बहुत ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं पूरे एक एक रीड नहीं कर पा रहा। इन केस ऑफ कंपनी एसएससी देखिए, वेरीफाई द फॉर्म फाइल्ड विद रजिस्ट्रार रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड प्लेस अदर देन द रजिस्टर्ड ऑफिस। आपको मैं बता दूं, हम जब मास्टर डेटा चेक करते हैं ना, मास्टर डेटा जब हम चेक करते हैं तो उसके अंदर आरओसी के अंदर कंपनीज का एक प्रोविजन होता है कि आप बुक्स दूसरे ऑफिस में भी रख सकते हो, उसके लिए भी एक अलग से फॉर्म जाता है। और वहां हम क्या लिखते हैं कि कोई अदर प्लेस नहीं है, जबकि आरओसी के अंदर आता है कि साहब अदर प्लेस साफ साफ लिखा हुआ, तो हमने केवाईसी क्या किया साहब, आप देखिएगा। तो ये चीजें हम क्रॉस वेरीफाई आपस में कर सकते हैं। आरओसी से मास्टर डेटा निकालिए, वहां पे अगर आ रहा है तो एसएससी से मांगिए। अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड प्रेजम्पटिव इनकम है तो उनको आप एक्सक्लूड करना रहेगा। इस पे मेरे ख्याल से ज़्यादा हमें लेने की जरूरत नहीं है, डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन आप सभी से कि कई बार ऐसा होता है, एक डॉक्टर है, डॉक्टर अपनी मेडिसिन का भी, मेरा क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा आप सभी। डॉक्टर है, अब उसने क्या कर रखा है, बाहर अपनी दवाइयों की दुकान भी लगा रखी है और बेचता भी है, दवाइयों की दुकान 44 AD के अंदर। 44 AD उसकी दवाइयों की सेल होती है, मान के चलो 1,20,00,000, और साथ ही साथ उसके डॉक्टर की रिसिप्ट भी आती है। भैया ठीक है, प्रोफेशनल है। नंबर, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या हम दवाइयों की दुकान पे 44 AD लगा दें और प्रोफेशन पे 44 ADA लगा देंगे? देखो, दवाइयों की दुकान है और प्रोफेशनल बंदा है, तो अब दवाइयों का दुकान 1,20,00,000 का जो टर्नओवर है माना, उस पे तो हम 44 ADA लगा देते हैं, ठीक बात है। और जो उसकी प्रोफेशनल इनकम है डॉक्टर से, उस पे हम लगा देते हैं 44 ADA। क्या दिक्कत है? कैन वी डू सो? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? शायद जवाब दिया यस। अनुराग जी बोला, देखो मैं कई क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा हूँ जो हम करते ही हैं। इफ सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बिल्कुल यस यस यस। अरविंद जी केवल कह रहे हैं कि नो। रविंदर जी बिल्कुल, एना कंसाल जी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई तकलीफ क्या है सर? देखते हैं, लेट्स सी, कुछ सेकंड और वेट करता हूं, अगर कोई नो में केवल एक ही कैंडिडेट खड़ा हुआ है। सचिन जी भी बोल रहे हैं यस साहब, थैंक यू सचिन जी, एना जी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कोई नो में? बस एक दो सेकंड वेट करूंगा क्योंकि टाइम नहीं है, और भी क्लोजेस है, जितने क्लोज हो जाएंगे उतना ही अच्छा है। 7:15 पे एक और मीट है। और नहीं है, अब मैं बात करता हूं। देखो मैं आपको लैंग्वेज बताता हूं 44 AD की। 44 AD बोलता है कि फॉलोइंग पर्सन आर नॉट एलिजिबल। आप पढ़िएगा, कौन फॉलोइंग पर्सन बोलता है? वो जिन पे 44 ADA अप्लाई होता है। आप समझ गए? अब मेरा आंसर आप समझ गए होंगे। मतलब अगर डॉक्टर पे 44 AD अप्लाई होता है, अगर हो गया तो 44 AD आ ही नहीं सकता। हम कर रहे हैं वो अलग बात है, देखो। जो जा रहा है वो जा रहा है। अगर आप एक्ट की लैंग्वेज में जा रहे हैं और आप कर रहे हैं, आप नहीं कर सकते साहब, वो इनएलिजिबल एसएससी बता देता है उसको। वो पर्सन ही एलिजिबल नहीं है 44 AD के लिए, जिसने 44 ADA के एप्लीकेबल है। लैंग्वेज देखिएगा आप। तो नो शायद एक आंसर था, उनको रिगार्ड देते हुए आगे बढ़ता हूँ। और यस, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, रियली वंडरफुल कि हम आपस में, ये डिस्कशन के प्लेटफॉर्म है, हम आपस में थोड़ा, मैं भी आप लोगों से कुछ सीख के जाऊंगा, कुछ आप भी सीख के जाएंगे एक दूसरे से। यही मजा है इन प्लेटफॉर्म्स का। आगे बढ़ता हूँ क्लोज का। नेक्स्ट हम क्लोज डिस्कस करते हैं। 13ABC क्या बोलता है? वेदर एसएससी फॉलो आइदर कैश और मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। यस और नो? हमको पता है बिजनेस और अदर सोर्सेज में दोनों आते हैं। कंपनी एसएससी के लिए मर्केंटाइल नहीं आना है। और अगर कुछ चेंजेस हैं तो वहाँ पे चेंजेस हमको बताने पड़ेंगे, अगर हमने चेंजेस किया है मेथड। लास्ट आपको एक बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है, मैं मिस कर रहा हूँ मेरी पेंसिल को, डिस्क्लोजर एज पर ICDS। मैं आपको बता दूं, कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूँ और आप ध्यान रखिएगा। ICDS 2(8) जो है
और ICDS फॉरेन एक्सचेंज का एकदम मेरे स्किप हो रहा है, शायद 13 है, जो भी वट एवर। मेरा क्वेश्चन आपसे पहला, फिर उस पर आता हूँ। ICDS की बात आई और बहुत इंपॉर्टेंट हम सभी के लिए, क्योंकि हम सिक्योरिटीज में काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं इन्वेंट्री पे, फॉरेन एक्सचेंज पे भी हम करते हैं। क्या फेयर मार्केट वैल्यू पे रिवैल्यू करना पड़ेगा? हमने देखो एक एग्जांपल लेता हूं। हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो बोलता है कि विच एवर इज लोअर, ठीक बात है, विच एवर इज लोअर हम उस पर वैल्यू कर देते हैं। पर इन्वेंट्री को और सिक्योरिटीज को, शेयर आपके पास है, आपने खरीदे थे 300 रुपए में, अब 31 मार्च को उसकी वैल्यू देखते हो कि वो सब 400 रुपए हो गया, बेचा नहीं है आपने। मेरा क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, क्या इस 100 रुपए पे टैक्स देना है क्या? यस और नो? आपका आंसर चाहिएगा, क्या हमें 100 रुपए पे टैक्स देना है क्या? देखो गलत सही जो भी, हम यहाँ डिस्कशन के लिए बैठे। नो, अनुराग जी बोलते हैं नहीं देना, बिल्कुल। अरविंद जी यस, देना तो पड़ेगा। नेक्स्ट लेट्स सी, और कोई आंसर आता है क्या कि हमें देना पड़ेगा? प्लीज रिपीट क्वेश्चन। मैं इशू जी रिपीट करता हूँ कि हमारे पास सिक्योरिटी है, वो 300 रुपए की हमने परचेज की थी, कॉस्ट उसकी वो है, और 31 मार्च को उसकी वैल्यू हो गई है 400, अभी हमने बेचा नहीं है, तो ये 100 रुपए जो बढ़ा हुआ है, क्या इस पे हमें टैक्स देना है क्या? संजय जी ने बोल दिया जी नहीं नहीं नहीं, इशू नो नो नो, मोस्टली नो आ गया। एक जगह कहीं अग्रवाल जी ने, राहुल जी बेदमुथा जी ने नो बोला, सबने मोस्टली नो बोला। सीए पंकज अग्रवाल जी बालाघाट से बोल रहे हैं जी यस है, बिल्कुल देना पड़ेगा। एना जी बोल रहे हैं जी यस। अब मैं रोकता हूं क्योंकि मेरे को और भी क्लोज लेने हैं और मैं फिनिश करूंगा 5-10 मिनट के अंदर। बिल्कुल यस यस। देखो नो नो यस इसमें बराबर रहा। मैं आपको बता दूं, एक कॉन्सेप्ट है मार्क टू मार्केट, इस पे मेरा राइटअप भी लिखा, उस पर कई क्वेरीज थी, मेरा वीडियो पे भी कई क्वेरीज थी। मार्क टू मार्केट बोलता है कि जो आपका जो वैल्यू है उसको क्या आप मार्केट के अकॉर्डिंग मार्क करोगे क्या? ICDS 2, 8 और फॉरेन एक्सचेंज वाला, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा ICDS है, वो बोलता है जी करना पड़ेगा, मीनिंग देयर बाय 100 रुपए पे टैक्स देना है। और आपको मैं वैल्यूएशन बता देता हूं। अब मैं थोड़ा सा मैं एक्सेल ओपन करता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये चीज आपको बताना। स्टॉप करता हूं एक बार शेयरिंग को, एक्सेल ओपन करके उस पर मैं लिखना शुरू करता हूं, ताकि एक चीज है जो शायद हम सभी को बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अब मैं शेयर करता हूं मेरी एक्सेल और उस पर मैं शो करता हूं आपको। आप देखिएगा यहाँ पे, मेरे ख्याल से एक्सेल दिखाई दे रही होगी राजेश सर सभी को, मेरे ख्याल से। हाँ सर दिख रहा है बिल्कुल। यहाँ पे देखो, पहले बात करता हूँ ICDS 2 की। नहीं, मेरे पास ICDS का राइटअप ही है, एक सेकेंड वही ओपन करता हूँ, पेज फॉर फाइल। ICDS का राइटअप है। सर ये आपके पास ICDS का राइटअप है, आप देखिएगा, बी विथ मी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको वर्ड की फाइल दिखाई दे रही है, मार्क टू मार्केट, और ये मार्क टू मार्केट डिस्क्लोजर जो हमारा इनकम कंप्यूटेशन, हम केवल टैक्स की बात कर रहे हैं, मैं अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे देखिए ICDS 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। आप देखिए अब हमारे बुक्स के अंदर हम कैसे करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पेन, बुक्स, बोर्ड, ये 3 आइटम है इन्वेंट्री के अंदर, और उनकी कॉस्ट ये है और NRV ये है। आप इसको भूल जाइए, एक बार इस कॉलम को भूल जाइए, तो हम क्या करेंगे, इन सबका टोटल लगाएंगे और NRV टोटल लगाएंगे, बराबर है। तो विच एवर इज लोअर, तो हमारा वैल्यूएशन आना चाहिए 60 रुपए, राइट। ICDS पर ICDS क्या बोलता है 2 कि भैया आप क्या करेंगे, आप करेंगे आइटम वाइज वैल्यूएशन। मतलब पहले पेन का अलग करेंगे, उसमें विच एवर इज लोअर, बुक्स का अलग करेंगे, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, फिर 56 रुपए में हमें वैल्यूएशन करना पड़ेगा। साहब ध्यान रखिएगा, ICDS 2 ऐसा ही बोलता है। अब आता हूं मैं सिक्योरिटीज पे। अब ये बोलता है कि सब कैटेगरी वाइज करना है, राइट। सिक्योरिटीज का जो वैल्यूएशन करना है वो करना है कैटेगरी वाइज। अगर शेयर टोटल है मेरे पास, इंफोसिस, TCS, रिलायंस, इसका आइटम वाइज नहीं कर रहा, टोटल शेयर को मैं ऐड कर रहा हूं। शेयर कैटेगरी है, दूसरी डेट सिक्योरिटीज।
इनको 310 रुपए कॉस्ट देख रहे हैं, एनआरवी देख रहे हैं 300 रुपए नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो मेरे को वैल्यू करना पड़ेगा कितने रुपए में, 300 रुपए में। इन दोनों का मैंने टोटल किया, कैटेगरी का शेयर का, इसका टोटल किया 300 आया और इसका टोटल किया कॉस्ट आया 310। तो इन दोनों में मैं कंपेयर कर रहा हूं 300 और 310 के अंदर विच एवर इज लोअर, 300 रुपए। तो मेरा इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, आईसीडीएस के अकॉर्डिंग जो मेरा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 300 रुपए साहब। उससे मेरे का प्रॉफिट ऊपर नीचे करना रहेगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज थी जो मेरे को लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। उसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज है, खैर आईसीडीएस का टॉपिक नहीं है, बट हमें क्योंकि डिस्क्लोजर देना पड़ता है वहां पे, अगर ये कुछ ऐसे डिस्क्लोजर है तो वो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे साहब। तो ये आईसीडीएस का एक चीज थी जो हमें ध्यान रखनी थी। क्लोज 14, वैसे हम 10 मिनट ही बचे हैं, फिर भी मैं देख लेता हूं अगर कुछ और इंपॉर्टेंट क्लोज हैं तो जो हमें डिस्कस करना है। 50C और 43CA के बारे में मैंने आपको बताया था, बाकी है तो वैसे कई चीजें, बट स्टिल अमाउंट इन एडमिसिबल 40A है, वो हम जानते ही हैं वो क्या करना है। अच्छा यहाँ आप देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट जो एक डिस्क्लोजर जो यहाँ पे आईसीआईसी की तरफ से भी आया, देखो एज पर द आईसीआई यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं मैं कौन सा क्लोज डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे 40A3 जो 10,000 वाला है, राइट, जो हमें डिसअलाउंस होता है, वहां पे देखिएगा एज पर द, आपको दिखाई दे रहा होगा बोल्ड में, एज पर द आईसीआई इन केस नो प्रॉपर एविडेंस फॉर वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट बाय क्रॉस चेक। जैसे कि क्रॉस चेक के कई इश्यूज आते हैं, 10,000 का हो या चाहे वैसे तो 269 SSO वगैरह। तो क्या लिखा कि अगर आपके पास पॉसिबल नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, आप ये लिखेंगे, देखिए, दैट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस, ये गाइडेंस नोट की लैंग्वेज है, टू वेरीफाई वेदर द पेमेंट इन एक्सेस ऑफ 10,000 हैव बीन मेड, 20,000 है ये एक्चुअली जो उसका है, मेड अदरवाइज देन बाय क्रॉस चेक और बैंक ड्राफ्ट एज द नेसेसरी एविडेंस इज नॉट इन पोजीशन ऑफ द एसएससी। यही लैंग्वेज हमें लिखनी है साहब गाइडेंस नोट की। तो ये गाइडेंस नोट की लैंग्वेज है कि हमारे पास है नहीं। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज, एमएसएमई के अंदर आपको पता है अगर इंटरेस्ट का जो, अच्छा एक चीज और बता दूं, क्या आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या प्रोप्राइटरशिप के अंदर हमें एमएसएमई एक्ट के जो आउटस्टैंडिंग है उनका प्रोविजन करना पड़ेगा क्या, आउटस्टैंडिंग और इंटरेस्ट का प्रोविजन क्या इज इट रिक्वायर? कंपनीज में तो करना पड़ता है एमएसएमई के जो फॉर्म जाता है, क्या बीइंग अ प्रोप्राइटरी फर्म हमें क्या आंसर चाहिए, क्या हमें प्रोविजन करना रहेगा? अगर प्रोप्राइटरी फर्म की ऑडिट हम कर रहे हैं तो क्या प्रोप्राइटरी फर्म को जो एमएसएमई से ट्रांजैक्शन किए हैं उनके आउटस्टैंडिंग पे प्रोविजन अमाउंट प्रिंसिपल का इंटरेस्ट का प्रोविजन करना है क्या? यस पंकज अग्रवाल जी सर नमस्कार आपको, यस करना रहेगा। और कोई नो? ऐसा कहाँ लिखा हुआ है यस? क्योंकि कंपनीज में तो करना रहेगा, पर मैं आपको बता दूं क्योंकि टाइम नहीं है, मैं क्लोज करता हूं और आंसर नहीं लेता। एमएसएमई एक्ट ओवर राइड करता है सभी एक्ट और वो बोलता है if any person are required to get audited its books of accounts under any law are required to make the provision of outstanding and interest as well in the books of accounts। यानी किसी भी एक्ट के अंदर अगर ऑडिट हुआ है तो उसको प्रोविजन करना रहेगा, यानी अब टैक्स ऑडिट हुआ है तो प्रोविजन करना रहेगा, सर नहीं करें तो क्या, हमने आज तक किया ही नहीं, 10,000 रुपए की पेनल्टी है साहब। अब जो इंटरेस्ट दे रहे हैं क्या वो अलाउड होगा इनकम टैक्स में, एमएसएमई एक्ट वाला? नहीं होगा साहब। अच्छा सर क्या इंटरेस्ट पे टीडीएस काटना रहेगा हमें? जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसका भी मैं बता दूं, अब आपसे इनपुट नहीं ले रहा, मैं सीधा ही बता रहा हूं, टाइम की अपना सीमा है, इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं काटना साहब। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 43B के क्लोज है जो अलाउड होते हैं, मैं और सब मेन कुछ अगर लगेगा तो मैं जरूर लूंगा। ठीक है, 269 SST और टी जो हमारे हैं वहां पे भी, अच्छा वहां ये रहता है कि सर क्या अकाउंट पे ही चेक से नहीं है तो ही डिटेल देनी है? नहीं, आप अगर अकाउंट पे ही चेक से भी पेमेंट कर रहे हो तो उनकी डिटेल भी वहां पे जाएगी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके अंदर जो लास्ट वाला कॉलम है शेयर होल्डिंग में अगर कोई चेंजेस है, लॉस, क्योंकि उसके लिए बताना पड़ता है, लॉस फिर आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता उसी हिसाब से। बहुत सारे पॉइंट है, मैं आपके रेफरेंस के लिए आपसे सबसे शेयर करता हूं। 150 नो जो अब तो है नहीं, तो कोई तकलीफ नहीं है। टर्नओवर, ग्रोस प्रॉफिट ठीक है, ये सब हमारी बाद में जो सील लगती है। फ्रेंड्स मैं अभी, क्योंकि हम ऑलरेडी मेरे ख्याल से 7 के आसपास आ चुके हैं,
थैंक्स अ लॉट फ्रॉम माय साइड। हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं क्योंकि आई बिलीव कि 5-10 मिनट हमें उसमें भी देने रहेंगे। थैंक्स अ लॉट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू राजेश सर, विराज सर, and thanks to all of you for taking patience and listening me so calmly and patiently. Thank you Chhindwara chapter of CIRC 5CA. थैंक यू अभिषेक जी। यदि कोई मेंबर्स को कुछ अभी डाउट्स हैं, कुछ लोगों ने हैंड रेस किए थे, यदि वैसा कुछ है तो मुझे लगता है एक अभिषेक जी से हम 10 मिनट का समय और चाहेंगे। हाँ बिल्कुल सर, हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन तो ले ही पाए। तो सभी जो मेंबर्स यदि कुछ क्वेश्चन रेस करना चाहते हैं, कृपया अपना हैंड रेस कर लें, तो हम उनका माइक अनम्यूट कर देंगे। प्रदीप खंडेलवाल जी शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं। प्रदीप खंडेलवाल जी, हेलो। हाँ बताइए सर। हाँ प्रदीप जी, आवाज आ रही है आपकी। गुड इवनिंग सर, माई सेल्फ प्रदीप खंडेलवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम बैतूल। सर ये अभी 269S और T के लिए अपने रिपोर्टिंग पार्ट की बात कर रहे थे। इसमें कई जगह ऐसा देखने में आता है, लोग पार्टी जो है इंटरेस्ट की क्रेडिट एंट्री ट्रांसफर एंट्री के थ्रू करते हैं और लोन अकाउंट में ही क्रेडिट करते हैं। उस केस में रिपोर्टिंग कैसे की जाए? वो तो अकाउंट पे, उसमें भी क्या रिपोर्टिंग करना चाहिए? बिल्कुल सर, मैंने पहले भी बताया अकाउंट पे ही जो आप अपन ये अकाउंट पे ही है तो भी हमें रिपोर्टिंग करनी है। आप उसकी लैंग्वेज देखिएगा, उसमें हमें करना रहेगा। मतलब ट्रांसफर एंट्री के थ्रू इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करके पार्टी अकाउंट क्रेडिट किया हुआ है। हाँ, अकाउंट पे ही चेक से भी है तो नहीं, पेमेंट नहीं किया है, ओनली ट्रांसफर एंट्री पास इन द बुक्स। हाँ सर, वो भी शो करिए आप। शो करने में तो उसमें मोड ऑफ पेमेंट में क्या, वहां तो कॉलम मोड ऑफ पेमेंट का लिखा हुआ रहता है, अदर मोड ही लिखना पड़ेगा फिर। हाँ, अदर मोड नहीं, पर सर उसमें दिक्कत ये रहेगी, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो अकाउंटिंग एंट्री है, इसमें शायद गाइडेंस नोट भी है। सर मैं ये, क्योंकि क्या ये अदर मोड आप मत डालिएगा, मैं एक बार अदर मोड मत डालिएगा आप, बिल्कुल नहीं मत डालिएगा, नहीं तो वो दिक्कत हो जाएगी। मैं डेफिनेटली मैंने शेयर किया डिटेल्स, जस्ट पिंग मी, मैं एक बार गाइडेंस नोट में शायद कुछ पार्ट है और मेरे जो स्टाफ है वो भी हमने काफी इस पे डिटेल में डिस्कस किया था, मैं विल लेट यू नो। कोई अच्छा, एक पॉइंट और सर, वो आपने बोला था 1 करोड़ के नीचे में ऑडिट कंपलसरी नहीं है 2017 के बाद। ठीक है, इसके बाद भी कुछ लोग ऑडिट कर दे रहे हैं। अगर उस केस असेसमेंट के 17-18 में कोई ने प्रेजेंटिव में इनकम नहीं दिखाई और ऑडिट किया है, तो उसमें प्रोविजन है कुछ 5 years कंटिन्यूस ऑडिट कंपलसरी है। नहीं सर, आप केस क्या बता रहे हैं कि अगर 44AD ऑप्ट नहीं किया और ऑडिट कर दिया, ऐसा नहीं, ऑडिट किया है अगर 2017-18 में, नेक्स्ट ईयर में मान लो टर्नओवर लेस देन 1 करोड़ है तो भी ऑडिट कंपलसरी आप कह रहे नहीं, मगर वहां पे वो बोलता है कि अगर ऑडिट एक बार ऑप्ट किया है तो 5 साल तक कंटिन्यू ऑडिट करना है। नहीं, उसमें ऐसा सर, अगर आपने ऑप्ट आउट किया, आपने 44AD ऑप्ट किया, फिर अगर आपने ऑप्ट आउट किया तब 5 साल तक ऑडिट कंपलसरी है। अगर आप उस क्लोज में, अगर आप उस क्लोज में तो करना ही पड़ेगा। 17 में प्रिजम्पटिव था, 17-18 में ऑडिट ऑप्ट किया है तो प्रिजम्पटिव करना पड़ेगा सर, करना पड़ेगा ना सर, करना पड़ेगा उस केस में करना पड़ेगा। वो सर 44AD4 कवर करेगा, उसको करना पड़ेगा। अनदर थिंग, आपने कहा जैसे कि ऑडिट कंपलसरी नहीं है, उसमें 3CD में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है, बाय द वे हमने ऑडिट कर दिया है। अब इन दैट केस क्या डिपार्टमेंट उसमें लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न लगा सकता है 234 है कि हमने ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल नहीं किया है? हाँ सर, बिल्कुल, क्योंकि फिर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तो उसकी जुलाई हो जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल लॉस कैरी फॉरवर्ड में भी दिक्कत आ सकती है, वो भी आ सकती है दिक्कत, तो ये चीज ध्यान रखने वाली ज्यादा बात हो सकती है। बिल्कुल सर, इसीलिए मैंने बोला मोस्टली हम उस चीज को क्लोज ध्यान नहीं देते और वो वाकई में बहुत क्रूशियल हम सभी के लिए। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच फॉर नाइस प्रेजेंटेशन। अभिषेक जी, इसमें जो जनरल एंट्री की बात कर रहे थे प्रदीप जी, कि यदि हमने जनरल एंट्री के थ्रू इंटरेस्ट की कोई एंट्री की है तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम उसको उस अकाउंट में नहीं दिखा के सेपरेट अकाउंट में दिखा लें? That can be done, I think so. सर कर सकते हैं उसमें, अलग करके उसको कर सकते हैं, क्योंकि होता यह है कि सर आजकल मतलब प्रैक्टिकली यदि हम देखें तो जो अनसिक्योर्ड लोन का अकाउंट होता है, हो सकता है वो कहीं सप्लाई भी आई तो बड़ा मिक्स अकाउंट हो जाता है। तो जब भी हम कोई स्क्रूटनी के केस में जाएंगे तो वो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन पे बात जाएगी, ऐसे होल्ड नहीं जानी चाहिए, ऐसा मेरा ओपिनियन है। बिल्कुल सर, उसको पार कर सकते हैं, बड़ा ये भी अच्छा सजेशन, उसको पार किया जा सकता है कि भाई आप एक इंटरेस्ट पेबल करके पार किया जा सकता है। जी सर।
और शायद चैट बॉक्स में भी कुछ क्वेश्चंस थे, मैं जहां तक बिल्कुल जी। ममता जी मैं शेयर करता देख हूँ। और कोई अगर पूछना चाहे तो बट व्हाट विल हैपन पोजीशन इन एनी, अच्छा प्रदीप जी का शायद उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। मैंने पूछ लिया सर। इफ इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय, अच्छा ये भी हो गया, ठीक है प्रदीप जी का था। मेरे ख्याल से हो गई, ये 2-3 क्वेश्चन थे जो आए हुए थे। बाकी अगर कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। हेलो जी अरविंद सर। सर बताएं। अरविंद गुप्ता बोल रहा हूँ छतरपुर एमपी से। बिल्कुल सर, नमस्कार सर, शेयर्स इन्वेस्टमेंट में पड़े हैं, उसके बाद उसको हमें ट्रेडिंग बिजनेस में कन्वर्ट करना है, तो उसमें फिर वैल्यू क्या लेंगे? तो फेयर मार्केट वैल्यू आएगी सर। स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्ट कर। नहीं तो टोटल इन्वेंट्री अपन उसको शिफ्ट कर सकते हैं कि जब बेचेंगे तब उसमें बिजनेस में कन्वर्ट होगा वो? ट्रांसफर होगा वो तो आप पूरा टोटल कर सकते हो, मना थोड़ी, वो तो आपके ऊपर है सर। अगर इन्वेंट्री में कितना आप लेना चाहते हो, उसमें कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको पूरा एक साथ लेना है, क्या लेना है। वो तो आपको इन्वेंट्री में शो करना पड़ेगा जो भी आप ले रहे हो, और उसके अकॉर्डिंग हमें टैक्सेबिलिटी हमें देखनी पड़ेगी। उसके हिसाब से टैक्स देखना पड़ेगा। बिल्कुल फेयर मार्केट वैल्यू ठीक है लेना कोई और मेंबर हो जो कुछ क्वेश्चन करना चाहते हो? अदरवाइज सचिन, हम अभिषेक जी का ज्यादा समय नहीं ले, आज उनको 7:15 बजे से कहीं और एक प्रोग्राम में ज्वाइन होना है। बिल्कुल, मैं बिना किसी औपचारिकता के रूपेश गुप्ता सर को आमंत्रित करता हूं कि वे रूपेश शर्मा सर को, माफ कीजिएगा, थैंक्स के लिए मैं आमंत्रित करता हूं रूपेश शर्मा सर को। Am I audible? Yes, you can continue. Yes. Thank you, CA Sachin Verma ji. I wholeheartedly thank CA Abhishek Jain sir for sparing his precious time for discussion on this very important subject. Last 2 hours have been very engaging and enlightening for all the members. All the participants, I believe, have been greatly benefited from, by his knowledge, and his deliberation was very easy to understand for all the on this complicated topic. I thank you, sir, on behalf of all the participants. I also thank convener sir, deputy convener sir, and seminar committee of Chhindwara CPE chapter for organizing this very useful seminar. I thank all the participants for patient hearing. Thank you, sir. Thank you, Rupesh sir. Thank you so much. Again, Abhishek sir, thank you so much for this great seminar. और सर, सेमिनार होते हैं जिसमें कि ऐसा होता है कि सीपी चैप्टर CPRs के लिए सेमिनार किए जाते हैं, लेकिन आज का जो सेमिनार था निश्चित रूप से हम लोगों ने काफी कुछ सीखा। और जिस तरीके से आप सेमिनार कंडक्ट कर रहे थे, ऐसा लग भी रहा था कि आपने भी ठान कर आए हैं कि आज तो सारी बातें सिखा कर ही जाऊंगा। जिस तरीके से आपने इसे इंटरेक्टिव बनाया कि क्वेश्चन आंसर सेशन आपने रखा, कभी अब हम लोग अगर बाहर हो जाते थे कि ध्यान कहीं और चला गया तो आप तुरंत हमें अंदर खींच लेते थे। सो थैंक यू सो मच, और आप सभी को धन्यवाद जो आप लोग जुड़े हैं। छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, सब जगह से, नरसिंहपुर, मंडला से जो हमारे साथी जुड़े हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी हम कुछ और ऐसे ही सेमिनार, इंटरेक्टिव सेमिनार लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक जी, एक आखिरी रिक्वेस्ट ये है कि आज जो सेमिनार अपन ने किया है, मुझे लगा समय कम था टैक्स ऑडिट जैसे सब्जेक्ट को देखते हुए, तो अभी हम इसको पिक्चर नहीं मान रहे, ट्रेलर मान रहे हैं, और बहुत जल्दी हम पिक्चर देखना चाहेंगे, और जब भी आपको समय होगा बिल्कुल बात करके आपसे मिलेंगे। बिल्कुल सर। थैंक यू वेरी मच अभिषेक जी। थैंक यू सर, वेरी थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक सर।